शुरू करते हैं। आपका जो मौजू है लाइफ एंड लैंग्वेज। जी, मेरा तो मौजू काफ़ी वसी है, ज़िंदगी और ज़बान। और सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ मौजूद हैं, और शाहिद साहब का ख़ास तौर पर शुक्रिया कि उनकी वजह से मैं ये यहाँ पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हूँ। और जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं उर्दू पढ़ाती हूँ विकारुन्निसा कॉलेज में। और इसके अलावा उर्दू पढ़ती भी हूँ, यानी शौक से पढ़ती हूँ। ये मेरा पसंदीदा मजमून है। अगर मैं कुछ और भी कर रही होती तो मैं इससे ज़रूर जुड़ी होती। इसके अलावा मैं रेडियो पाकिस्तान में कंपेयर भी हूँ। मैं मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम्स करती हूँ, तफरीही भी, तालीमी भी, म्यूज़िक के भी, और डिफरेंट। और इसके अलावा फिर मैं लिखती भी हूँ। लेकिन यहाँ पर ज़बान और ज़िंदगी या लाइफ एंड लैंग्वेज का जो मौजू है, ये इसलिए मेरे लिए दिलचस्प है, वैसे तो मैं स्टूडेंट हूँ, कि इसमें बहुत सी ऐसी अमेजिंग चीज़ें हैं जो हम भूल चुके हैं। वैसे तो हम जानते ही हैं कि ज़बान कितनी अहम है, ये एक टूल है और हम हर काम ज़बान से करते हैं, इल्म की तरसील होती है। ये बहुत नॉर्मल बातें हैं जो हर कोई जानता है। लेकिन मैं क्योंकि इसकी स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं इसमें कुछ फन देखती हूँ, मुझे मज़ा आता है इसको पढ़ के। वो बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। और शायद आप जानते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनकी बातें कभी इतनी चौंकाती नहीं है। ये बातें सबको मालूम होती हैं। तो जब हम कोई भी नई बात निकाल कर लेकर आते हैं ना, तो दूसरे के जहन में ऐसा लगता है वो पहले से मौजूद थी। वो साइंस के फैक्ट्स होते हैं जो अचानक चौंकाते हैं। अच्छा, उसकी 12 आंखें हैं, उसकी 24 आंखें हैं। लेकिन हमारे ह्यूमैनिटीज़ में बस छोटी छोटी वही बातें होती हैं जो हमारे अंदर मौजूद होती हैं, और बस उनको थोड़ा सा सामने लाने की बात होती है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं ताकि मैं आपका टाइम ज़ाया ना करूं। वो ये है कि हमारी जो इंसानी ज़िंदगी है, वो ज़बान के बगैर भी अच्छी खासी चल रही थी। हम इब्तदा में जब इस दुनिया में जी रहे थे तो ज़बान हमारे पास मौजूद नहीं थी। ये हमने ईजाद की है और हमारी सबसे बेहतरीन ईजादों में से एक है। जब हम इस पे बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ज़बान सिर्फ एक चीज़ ईजाद नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा आर्ट भी है। ये किस तरह हमारे ज़हन को तफरीह देता है, किस तरह हम इसमें एंजॉय करते हैं। तो ज़बान हमने ईजाद की। इंसान ज़बान से पहले अपने रूटीन के सारे काम बहुत अच्छी तरह कर रहा था। इतना तवील अरसा हमने बगैर इसके गुजारा है ज़बान के, कि वो जो ज़िंदगी थी हमारी जो हमने गुजारी, वो हमारे जिस्म का हिस्सा अभी तक है। अभी तक हम चमकती हुई चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अभी तक हम खौफज़दा होते हैं अंधेरे से, आवाज़ें हमें डराती हैं। यानी वो जो ज़िंदगी हमने गुजारी है वो अभी तक है। ज़बान के साथ हमने कम वक्त गुजारा है। लेकिन बहरहाल हम जो काम करते थे बगैर ज़बान के अच्छे खासे कर लेते थे। बॉडी लैंग्वेज से हम अपनी बातें कन्वे भी कर देते थे। चेहरे के तासुरात से हमारी सच्चाई जो थी वो दूसरे तक पहुंच भी जाती थी। फिर बहरहाल इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि जब फासले हैं, जब हमारे चेहरे के तासुरात दिखाई नहीं दे रहे, या वक्त बीच में हायल है और हम अपनी बात को वक्त के आगे पहुंचाना चाहते हैं, उसको महफूज करना चाहते हैं, तो हमने फिर अलामतें या तस्वीरें या आवाज़ें ईजाद कर ली। बहरहाल बाज़ साइंसदान ये भी कहते हैं कि ज़बान जो हमने ईजाद की वो दरअसल हमने अपने जो सच्चाई है उसको छुपाने के लिए ईजाद की। दरअसल हम सच तो बोल ही रहे थे, लेकिन अब हमें झूठ बोलने की ज़रूरत पेश आई, तो फिर हमने ज़बान ईजाद कर ली। तो ये बड़ा दिलचस्प ख़्याल है। जब हम इस पे सोचते हैं तो हमें सारे लिंक्स जो है ना, वो मिलते हुए महसूस हो जाते हैं। बहरहाल हमने लिखना तो और भी बाद में सीखा। उसमें हमने पहले तो लफ्ज़ों में हमारे अमल की तस्वीरें थीं, जो हम अमल करते थे उसकी पिक्चर्स थीं कि ऐसे हो रहा है, कोई आ रहा है या जा रहा है, या ऊँट है या घोड़ा है, दरख्त है, वगैरह वगैरह। तो उन पिक्चर से हमने अपनी बात जो है बयान कर ली। बाद में इर्तिका के साथ साथ वही तस्वीरें हर्फ बन गई, और जो आवाज़ें हैं वो भी बहरहाल हमारे अमल की नकल हैं। बाज़ सूरतों में जैसे हम बोलते हैं कट, तो कट जो है वो कुल्हाड़ी की ज़र्ब जो हमें दूर से सुनाई देती है ना, वो भी कट ही सुनाई देती है। और हम देखते हैं कि ज़्यादातर ज़बानों में ये लफ्ज़ जो है
यही कट ही इस्तेमाल होता है, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश या दीगर। और इससे मुझे एक और दिलचस्प फैक्ट याद आ गया जो आप यकीनन खुश होंगे, वो ये कि एक फल है पाइनएप्पल, अगर आप जानते हो पाइनएप्पल। पाइनएप्पल उसको इंग्लिश में उर्दू में अनानास कहते हैं। अगर आप इसको सर्च करें ना गूगल ट्रांसलेशन पर, तो बाकी हर जबान में इसको अनानास कहते हैं। इब्रानी में, अरबी में, बंगाली में, रशियन, ग्रीक लैंग्वेज में, सिवाय इंग्लिश के हर जबान में अनानास के लिए अनानास टाइप ही का कोई लफ्ज इस्तेमाल होता है। बहरहाल जबान जो है उसकी बहुत अहमियत है आजकल हमारी जिंदगी में। एक तो ये कि बुनियादी ज़रूरतें जो हैं वो हमारी बगैर ज़बान के पूरी हो सकती हैं। बच्चा अगर पानी पीना चाहता है, दूध पीना चाहता है, तो वो इशारे से कह सकता है और वो कोई ना कोई लफ्ज़ इसके लिए ईजाद कर सकता है, यानी ज़बान ईजाद कर सकता है। जैसे बच्चे करते भी हैं, पानी के लिए कोई भी लफ्ज़ बोल देते हैं। दूसरी सतह है जो आम लोगों के लिए ज़रा यूं है कि ज़बान जो अल्फाज हैं वो हमें ख्याल तक पहुंचाते हैं। अगर हम किसी लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं हैं तो हो सकता है हम उस ख्याल से भी वाकिफ़ ना हो या हम उसको ना सोच पाएं। ख्यालात को सोचना हमारी ज़िंदगी में वाक़याती होता है, यानी कोई कोई हादसा है, कोई वाक़या है, कोई ज़रूरत है तो हमें कोई ख्याल समझ में आता है। लेकिन ज़बान वो शॉर्टकट का काम करती है। वो हमें किसी हादसे या वाक़ये के बगैर किसी ख़्याल की बुलंदतर सतह तक पहुँचा देती है। इसकी वजह से ज़्यादा मुताले वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर ख़्यालात रखते हैं, ज़्यादा बेहतर चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर इसके अलावा ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि अदब जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, कि इंसान का जो ज़हन है वो हकीकत में और तख़य्युल में फ़र्क नहीं कर सकता। शायद आप ये बात जानते हो कि हम वर्चुअल रियलिटी में जाके चीज़ों को उसी तरह एन्जॉय कर सकते हैं जैसे सचमुच में अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो चक्कर भी आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि हमें हकीकत में आते हैं। तो अदब इससे ज़्यादा यूँ काम करता है कि जैसे देखें अगर हम कोई नॉवल पढ़ते हैं, तो उस नॉवल में जितने भी किरदार हैं, उन किरदारों की ज़िंदगी हम गुज़ारते हैं। उन किरदारों के एक्सपीरियंसेस हमारी ज़ात का हिस्सा बनते हैं, उनके दुःख हम महसूस करते हैं, उनके जो तजुर्बात हैं, उन पर हम सोचते हैं और कई बार उनसे हम सीखते हैं अगर हम फ़िल्मों और ड्रामों की भी बात करें। यानी ज़बान जो है हमारे ब्रेन को रियल लाइफ़ के एक्सपीरियंसेस की तरह डेवलप करती है। आप कह सकते हैं कि एक अदब पढ़ने वाला आदमी जो है वो कई ज़िंदगियाँ गुज़ारता है एट अ टाइम और कई हवालों से इसमें यानी वक़्त अनलिमिटेड हो जाता है इमेजिनेशन में। जब इंसान इमेजिन करता है तो कितनी ही उम्र तक का ख़्याल वो सोच सकता है और कितनी ही ज़िंदगियाँ वो गुज़ार सकता है। इसका मतलब है कि हमारी लाइफ़ में ये मोर लाइफ़ शामिल कर देता है अदब जो है और ये सब ज़बान की वजह से होता है। और ज़बान दरअसल जो अदब है वो इंसान की ज़हानत की इंतहा है, कोई भी चीज़ है। अगर कंप्यूटर वाले सर मौजूद हैं, वो जानते होंगे कि कंप्यूटर भी बेसिकली लैंग्वेज की वजह से ही डेवलप होता है और उसमें कितनी कॉम्प्लिकेशन होती है और ज़बान की वजह से हम कितनी चीज़ों के मसाइल हल कर सकते हैं। अच्छा, ज़बानें अब हम क्योंकि इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर कई ज़बानें बोली जाती हैं। तो इन ज़बानों में अच्छी ज़बान कौन-सी है, बेहतर ज़बान कौन-सी है, कौन-सी ज़बान हमें बोलनी चाहिए या हमारी ज़बान कैसी है, हम यहाँ क्यों पैदा हुए? तो इन सब बातों के जवाब में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़बान अपनी साख़्त और अपनी रोज़मर्रा ज़रूरत के लिहाज़ से सारी ज़बानें इक्वल हैं। यानी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी किसी भी ज़बान में गुज़ार सकते हैं। फिर बड़ी ज़बानों की कई हवालों से कुछ ज़बानें बड़ी करार दी जा सकती हैं। मसलन ये कि एक ज़बान जो बहुत बड़ी आबादी की ज़बान है, बहुत बड़ी आबादी बोलती है, तो वो ज़बान एक बड़ी ज़बान होगी। अब आप अगर कोई साइन बोर्ड लगाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ किस ज़बान के पढ़ने वाले ज़्यादा गुज़रते हैं, तो उनके लिए आप लगाएँगे। फिर है बड़ी ज़बान आप फ़ोकस कर सकते हैं कि कारोबार के हवाले से, मईशत के हवाले से।
कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ज़्यादा कारोबार या सारिफीन कौन है या साइंटिस्ट अगर है तो वो देखेगा कि कौन मार्केट में या फैक्ट्री में कौन सी ज़बान बोली जाती है, ये सब चीज़ें। तो मईशत के लिहाज से भी जो मुल्क बड़े होते हैं, जिन ज़बानों की मईशत बड़ी होती है, लोग वो ज़बानें सीखते हैं ताकि वो उसमें कारोबार कर सकें और आगे आ सकें। फिर है अदब के लिहाज से, ख़यालात के लिहाज से, यानी कि वो ज़बानें जिनमें बड़े लोग पैदा हुए। मिसाल के तौर पर अगर पोठोहारी की मैं मिसाल देती हूँ कि छोटी सी ज़बान है, अगर इसमें इकबाल पैदा होते और वो अपनी शायरी पोठोहारी ज़बान में करते तो ये अरबी में तब भी ट्रांसलेट हो जाती और वो पुठवारी हो सकता है सीखते और पुठवारी लैंग्वेज के कोर्सेज भी हो रहे होते मे बी। तो एक बड़े ख्याल का आदमी जब किसी छोटी ज़बान में पैदा हो जाता है तो वो ज़बान भी बड़ी हो जाती है, यानी ख्यालात के लिहाज से ज़बान बड़ी होती है। फिर उम्र के लिहाज से कि कौन सी ज़बान पुरानी है, कितना उसने सफ़र किया है। जिस तरह हम इंसान उम्र गुजारते हैं और हम मैच्योर होते हैं और हमारे अंदर से कई बुराइयां ख़त्म होती हैं, कई चीज़ें हम सीखते हैं, इसी तरह ज़बानें भी मैच्योर होती हैं और वो भी अपने कई ट्विस्ट निकालती हैं। कई ज़बानें जो हैं वो अपने अल्फाज जो हैं वो मुख्तसर करती जाती हैं उम्र के साथ-साथ। जैसे कि हम बोलते हैं सर से लेकर पाँव तक, ये। फिर सर ता पाँव, सर ता पा, तो हत्ता के सरापा, अब हम इसको कह देते हैं। तो जब जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, ज़बान भी मैच्योर होती है, मुख्तसर होती है, अपने जो ख़यालात हैं उनका बेहतर इज़हार कर सकती है। तो इसके अलावा ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ के हवाले से, तराकीब बनाने के लिहाज़ से या आप कह लें कि उसके सिस्टम के लिहाज़ से भी ज़बान कौन-सी अच्छी है, कौन-सी बुरी है, इसको भी हम मुतय्यन कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो ज़बान होती है, वो हमारे जिस्म का हिस्सा होती है। हमारे वोकल कॉर्ड्स उसके मुताबिक बने होते हैं। इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ होता, तो उसका कान पैदा हो जाता है और वो सुनने लगता है और उसके मुताबिक 3 साल की उम्र तक अपना गला डेवलप करता है और वो वही गला, वही आवाज़ें बोल सकता है जो वो सुनता है, ना कि वो कि जो उसके आबा-ओ-अजदाद की ज़बान है। अगर वो अमेरिका में रहता है, तो इंग्लिश के मुताबिक अपने वोकल कॉर्ड्स डेवलप करेगा। अगर पश्तो में रहता है, तो वो पंजाबी का भी बच्चा है, तो पश्तो वोकल कॉर्ड्स डेवलप करेगा। यानी जो वो सुनता है, वो वोकल कॉर्ड्स डेवलप करेगा। और ज़बान क्योंकि हमारे लाशऊर का हिस्सा होती है, लफ्ज़ के दरअसल कोई मानी नहीं होते। ये मानी आप अपने माहौल से, अपने इर्द-गिर्द से इकट्ठा करते हैं। और लफ्ज़ हमारे लाशऊर में एक सिस्टम के तौर पर मौजूद होता है। तो वो हमारे खून का हिस्सा होता है। इसलिए हमारे तमाम जो ज़िंदगी हमारी मादरी ज़बान में वो बहुत अच्छी गुज़रती है। हम उसको ज़्यादा एन्जॉय करते हैं, हमारे दिल के ज़्यादा करीब होती है। इसलिए मादरी ज़बान ही किसी भी इज़हार के लिए बेहतरीन इंतख़ाब है, किसी तालीम के लिए बेहतरीन ज़रिया है और हमें अपनी मादरी ज़बान को ही अपनाना चाहिए क्योंकि अब वो दौर है कि जब ट्रांसलेशंस हो रहे हैं रियल लाइफ में। आप ऑडियो में भी ट्रांसलेशंस करवा सकते हैं, टेक्स्ट में भी करा सकते हैं, किसी ज़बान में कोई बैरियर नहीं रहा। तो दुनिया बहुत वसी हो गई है वक़्त के साथ-साथ। जब हम दूसरों की ज़बानें पहले सीखा करते थे, अब लेकिन हमें बस एक डिवाइस की ज़रूरत है और अब हमें किसी और की ज़बान सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम अपने ख़यालात को दूसरों की ज़बान में, दूसरों के ख़यालात को अपनी ज़बान में आसानी से सुन सकते हैं और आसानी से उसको बोल भी सकते हैं। और अगर आप में से कोई इसमें इज़ाफ़ा करना चाहें या कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। सफिया, आपने कंप्लीट कर ली अपनी गुफ्तगू? हाँ, मेरी गुफ्तगू में यही पॉइंट्स थे, बाकी आप अगर कुछ बातें करेंगे तो उससे मैं ऐड कर सकती। बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, किसी भी दोस्त का कोई कमेंट, कोई सवाल इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस हुआ होगा अगर आप दुनिया में जाते हैं तो लैंग्वेज के बारे में हमारे रवैये अलग-अलग तरह के होते हैं। लैंग्वेज जो है वो हमारी शख्सियत को भी डेवलप करती है और हमारे ब्रेन को भी डेवलप करती है। मिसाल के तौर पर मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें वो रिसर्चर ये कह रहे थे कि बाज़ ज़बानों में जैसे ख़ास मुहावरे बोले जाते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में बोला जाता है कि अगर उसकी बाजू टूट गई है तो अंग्रेज़ी में मुहावरा ऐसे बोला जाता है कि उसने अपनी बाजू तोड़ ली। हम्म। उसने अपनी बाजू तोड़ ली। तो इससे उसके अंदर
लफ्जों की वजह से एक सेंस पैदा होता है कि मैंने कोई गलती कर दी, या गिल्ट का एहसास पैदा होता है, और इसके मुकाबले में दीगर ज़बानों में ऐसे नहीं बोला जाता, तो उस वाक़े के ऊपर उनके जज़्बात अलग तरह के होते हैं। अब जैसे जापान है या कोई और मुल्क है, मुझे याद नहीं है, कि वहाँ पर हर वक़्त वो जब हम जिस चीज़ को दायाँ और बायाँ कहते हैं, वो हर वक़्त इसको ईस्ट या वेस्ट या नॉर्थ या साउथ कहते हैं। इससे हर वक़्त उनके ब्रेन को अपनी अतराफ का एहसास रहता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हमें नमाज की वजह से मगरिब का एहसास रहता है कि मगरिब किस तरफ है। तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं ज़बान की वजह से काफ़ी हमारी ज़िंदगियों पर असर हो रहा होता है, और हम काफ़ी इससे मुतासिर हो रहे होते हैं। उमर कुरैशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं सफिया जी? कुरैशी साहब जी जी, शुक्रिया शाहिद साहब। मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगा। मैडम जो हैं वो ज़ाहिर बात है उर्दू अदब के अंदर एक रिसर्च रखती हैं और उनका एक मुतालिया है। पूछना ये था और कमेंट एक मुझे चाहिए उसके ऊपर कि आपका क्या ख़्याल है कि वक़्त के साथ ये जो हमारी ज़बान है, एक 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 चीज़ तो ज़बान है और एक चीज़ अदब है। जो अदब जो लिटरेचर उसके साथ चलता है। वक़्त के साथ उसका इन्हितात हुआ है, डिप्लीट हुआ है, उसके अंदर जो जो हम कहते हैं ना, मतलब मेरे और शाहिद साहब, मेरा ख्याल है शाहिद साहब मेरे से बड़े हैं थोड़े से, तो हमने नासिर काज़मी की गज़लें सुनी, हमने फैज़ को सुना। कुरैशी साहब जी सर। एहतियात से काम ले रहे हैं, मैं मेरा ख्याल है ज़्यादा बड़ा हो सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। पर ठीक है, मैं सर आपकी दिल आज़ारी तो करनी नहीं मैंने। तो ठीक हो गया। तो अब वो जो दौर था जिस दौर में फैज साहब बर्फाब का एक लफ्ज लिखते हैं और एक बहस छिड़ जाती है कि बर्फाब का लफ्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं, हम हमारे एरा के लोग, ये जनरेशन एक्स के लोग समझते हैं कि शायद जो है ना वो उस वक्त जो जुबान थी बड़ी रिच थी, उर्दू अदब बड़ा रिच था। अब शायद वो उसमें सतहीपन बड़ा आ गया। अब वैसे भी इतना टाइम नहीं है इतने डीप मोहब्बतें करने का, और जल्दी जल्दी कर के फारिग हूँ, टाइम है कोई नहीं किसी के पास। तो मेरा आपसे बहैसियत उर्दू अदब के और लिटरेचर की तालिबा के या उस्ताद के कि आप क्या समझती हैं, तनज़्ज़ुली की तरफ गया गया अदब हमारा, या उसमें कोई मजीद, या उसको मॉडर्नाइजेशन के तौर पे हम लें और हम कहें कि नहीं नहीं बस ऐसे ही होनी चाहिए थी। पहले तो बड़ा मुश्किल था ना जी, गालिब को भी पढ़ना और मीर को भी पढ़ना। अब इतना टाइम भी नहीं है उसके माहौल के मुताबिक। ठीक है, तो बस ये मेरा एक छोटा सा सवाल था, आप क्या समझते हैं? हाँ, आपने बड़ा दिलचस्प मौज़ू छेड़ा है। हम उर्दू अदब में जब एमए करते हैं तो हमारा ये मौज़ू बड़ा अहम होता है, और हर उर्दू अदब का जो तालिब इल्म है वो आपको इसका शाफ़ी जवाब दे सकता है। वो ये है कि हमारे यहाँ एक बहस होती है, अदब बराए अदब या अदब बराए ज़िंदगी। और ये बहस काफ़ी पुरानी है, अब इसका नतीजा भी निकल आया है। वो ये कहते हैं कि जो ब्रेन ज़्यादा तफ़रीही है वो अदब बराए अदब करेगा, और जो ब्रेन मक़सदी है वो अदब बराए ज़िंदगी करेगा, और इन दोनों अदबों से लिटरेचर में एक तवाज़ुन पैदा होगा। दोनों अपना-अपना काम कर रहे हैं, और दोनों, जो एक अदब बराए अदब लिख रहा है, एक बड़ी अच्छी नज़्म लिख रहा है, उससे अदब बराए ज़िंदगी वाला नज़्म कहना सीख लेगा, और अदब बराए ज़िंदगी वाला अगर अच्छे ख़यालात का इज़हार कर रहा है तो उससे बाद में अदब बराए अदब वाला थोड़ा बहुत मुतासिर हो जाएगा। तो ये एक तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश है बुनियादी तौर पर। दूसरी बात, आपने कहा कि पहले ज़्यादा अच्छा अदब था या अब इन्हितात का शिकार तो नहीं हो रहा। तो उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि अदब दरअसल एक इंसान का बहुत पुरखुलूस इज़हार होता है, बहुत पुरखुलूस। वो इतना पुरखुलूस शायद ज़िंदगी में कभी ना हो जितना वो एज़ पोएट या एज़ नॉवेलिस्ट होता है। तो वो अपनी ज़िंदगी से या अपने दौर से जो चीज़ें देखता है, मसाइल देखता है या मुश्किलात देखता है, तो वो उसके मुताबिक अपना ख़्याल जो है वो पेश करता है। तो जितना ख़राब दौर होगा, उतना बड़ा अदब होगा, उतना दर्दमंद अदब होगा, और जितना दौर जो है वो खुशहाल होगा, उतना इस अदब में सतहियत आ जाएगी। अब अगर आप देखें, हमारे मुल्क में हाँ, अदब की कई तहरीकें चली हैं, तो उसमें हमने हर दौर ही देखा है, और ज़्यादा करीब जो दौर है वो है पाबंदियों का दौर, कि जब अदीब पर कहने की पाबंदी थी कि वो कुछ कह नहीं सकता, तो भी बहुत बड़ा अदब पैदा हुआ, बड़े-बड़े अदीब पैदा हुए। होने तो ये चाहिए था
कि अदब तख्लीक ही ना होता, पाबंदियां लगी हुई थी, छपने पर भी लोगों को पकड़ के जेल में भी बंद किया गया। लेकिन उस वक्त ज़्यादा बड़ा अदब तख्लीक हुआ, बड़ी तहरीक चली जिसको हम मुज़ाहमती अदब कहते हैं, और वो इस कदर खूबसूरत है। वो नज़में अगर आप गाएं, आप पढ़ें तो आप हैरान हो जाए। अब एक नज़्म है जो आप सुनते भी होंगे, नूरजहां ने गाई है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। किस कदर खूबसूरत है। बाज लोग इसको रोमांटिक नज्म भी समझते हैं और उसको बड़े दर्दनाक अंदाज में शायद गुनगुनाते भी हैं, लेकिन ये मज़ाहमती रंग की शायरी, ये यूं ना था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, कि दुनिया में और भी कई मसाइल हैं। और इस तरह का अदब जो है वो तख्लीक हुआ। तो अब जैसे दौर है, ये बहुत अमेजिंग दौर है। मतलब इसमें आप किसी भी मुल्क का अदब पढ़ सकते हैं। कश्मीर में अगर आप देखें हालात ख़राब हैं, वहाँ का अदब आप देख लें। आप देखें कि कितना बड़ा राइटर है वो, खलील जिब्रान अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा है, वो अलग ख्यालात से आपको रूशनास कर रहा है। अगर आप अंग्रेज़ी अदब देखें, वो आप अंग्रेज़ी अदब में बहुत सारी तहरीकें हैं, वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कितनी भी पुरानी हो। किसी न किसी मुल्क में कुछ ना कुछ हुआ। फ्रेंच आप देखें अदब, या रशियन आप देखें, तो हमारे आजकल के दौर के बहुत सारे मसाइल को वो हल कर देता है। तो अब हमारे ऊपर ज़रा दूसरा पहलू आ जाता है कि अब हम अपने हालात के मुताबिक किसी भी बड़े फन पारे को ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है। अगर हमारे पास तख्लीक का मेयार आप समझते हैं कि कम है, या हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ख्यालात हैं जिनसे दुनिया पहले गुजर चुकी है और उस पर बड़ा अदब तख्लीक हो चुका है, तो हमें ट्रांसलेशंस करने चाहिए। अब ट्रांसलेशन मैंने ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया है और खुद पढ़ा भी है बड़े शौक से, और इसका मुझे छोटा सा एक्सपीरियंस भी है। ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल जॉब है। आप किसी अदब पारे को, चाहे वो पंजाबी से उर्दू ही क्यों ना हो, जब ट्रांसलेट करते हैं तो आप उसके फनकार ही होते हैं। आप उसको पहले समझते हैं, फिर उसको दोबारा क्रिएट करते हैं, आज़ाद क्रिएट करते हैं। तो वो उसी तरह अपने अंदर तासीर रखता है, तासुर रखता है, और आपके ख्यालात को दुनिया में ऐसे ही पहुंचाता है जैसे उस मुसन्निफ के ख्यालात को उस वक्त दुनिया में पहुंचाया था। जितने भी बड़े लोग हैं दुनिया में जो तरक्की कर रहे हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि हम कुछ बड़े अदब की किताबें ट्रांसलेटेड ही से ही वो पढ़ लें, क्योंकि उनके ख्यालात बहुत अहम हैं। लैंग्वेज कायनात के कोड्स को अपने अंदर महफूज करती है। बहुत सी बातें अब हम भूल गए हैं, लेकिन ज़बान के अंदर वो सदियों से सफ़र करते हुए आ रहे हैं, और वो बड़े बड़े कोड्स अपने अंदर रखती है। इसी तरह जैसे बाज़ लोग कहते हैं, आपने भी शायद सुना हो कि किसी बच्चे को जब हम कहते हैं गाली मत दो, तो दरअसल अपने अंदर जो वो पैगाम महफूज करता है ना, वो महफूज करता है गाली। अच्छा ये गाली है, तो वो गाली को याद रख लेता है, वो ना पे तवज्जो नहीं देता। लैंग्वेज हमारे सबकॉन्शियस में इस तरह काम करती है। अगर हम वो अल्फाज, वो ख्यालात दुनिया को देते हैं, प्रोपेगेंडा के लिए सबसे अच्छा टूल लैंग्वेज है। बार बार अगर कहा जाएगा ना दहशतगर्द, चोर, करप्शन या तब्दीली वगैरह, तो ये अलग तरह काम करते हैं। ये लफ्जों के वो मानी नहीं होते, वो आपको सबकॉन्शियसली मुतासिर करते हैं और आपके ख्यालात को मैनिपुलेट करते हैं, बदलते हैं। और इसको स्मार्टली हम यूज कर सकते हैं, अदब में भी, माशरे में भी, बोल चाल में भी। जी, किसी और का कोई सवाल, कोई कमेंट? जी हमारा कुछ कहना चाह रही है। जी हमारा करीम। Thank you. First of all, Satya, it was really fantastic, up to the mark. कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी। बड़ा अमेजिंग लगा सबसे पहले वोकल कोड की जो आपने बात की, क्योंकि व्हेन आई वाज टीनेजर तो अरब फ्रेंड्स थे हमारे, और वो जो जिस तरह प्रोनाउंस कर सकते थे हा और काफ, वो हम इतनी कोशिश करते थे वो नहीं हो पाता था, तो हम फिर उनको मजाक करते थे कि ये तुम्हारे गले में पता नहीं क्या मसला है, ये कुछ गले का ताल्लुक है इससे। लेकिन वो हम डिस्कवर नहीं कर पाते थे कि क्या चीज है। अभी भी जैसे हम डिफरेंट, या हम उनको कहते थे अच्छा बोलो बेटा, तो वो बेटा बोल पाते थे, मगर कुछ गले से साउंड होता था। अच्छा अभी डिफरेंट फॉरेनर्स के साथ होते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स है, बिल्कुल एग्जैक्टली उनके गले का साउंड ही डिफरेंट होता है। फिलिपिनोज हो, उनके गले, अफ्रीकन्स हो, तो ये वोकल कोड है दरअसल। तो ये मेरी लर्निंग है, मतलब नेक्स्ट टाइम अब मुझे पता चल जाएगा।
सेकंड कमेंट मैं करना चाहूँगी, आपने बताया कि जब हम नॉवेल पढ़ते हैं तो हम वो ज़िंदगी जीते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये पढ़ी थी कि आपकी एक्चुअली मेमोरी में भी चीज़ें शामिल हो रही होती हैं। मतलब मैं सोचती थी जैसे मैं किसी ऐसी जगह पे रही हूँ, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि जहाँ दरख्त हैं और इस तरह की चीज़ें। हालाँकि मैं क्वेटा में पैदा हुई हूँ, यहीं पली-बड़ी हूँ, इस्लामाबाद में भी कुछ टाइम गुज़ारा है, लेकिन वो चीज़ें रियल लाइफ़ में नहीं थी। फिर मुझे अंदाज़ा हुआ क्योंकि मैं बड़ी छोटी एज से स्टोरीज़ पढ़ती हूँ, बुक पढ़ती हूँ और आप जैसे बड़े होते जाते हैं, वो आपकी मेमोरी का हिस्सा हो जाती है और कभी-कभी या अक्सर वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आपको लगता है कि एक्चुअली आप ही उसमें से गुज़रे हो। तीसरा मेरा आपसे क्वेश्चन एक ये है, चूँकि आप अदब की बात कर रही हो, उर्दू अदब को मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरी एक क्वेश्चन है, शायद मैं गलत हूँ कि देखिए जैसे ये बड़े-बड़े वेस्ट के लोग हैं, जैसे अल्केमिस्ट आप पढ़ें, वो कमाल की बुक है। मगर मैंने यहाँ पे इशफाक अहमद को सुना, वो बहुत कमाल थे। उनके पुराने जब ड्रामे देखे तो वो इस लेवल से ज़्यादा तो हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो क्या हमने ट्रांसलेट किया उनको या उन जैसे और भी लोग होंगे, ताकि हम भी उनको इंटरनेशनल लेवल तक लोग पढ़े, लोगों को पता हो कि हमारे पास कितने कमाल के लोग थे। एक ये क्वेश्चन है मेरा आपसे और आपने एक और कमेंट किया कि लैंग्वेजेस तमाम एक जैसी होती हैं। ये ज़बरदस्त है। वाक़ई मतलब लैंग्वेजेस का फ़र्क होता है। तभी जैसे इशफाक अहमद जैसे या पाओलो कोएल्हो जैसे लोग जब आते हैं सामने तो उनकी वज़ह से लैंग्वेज जो है बड़ी होती है। दैट वाज़ गुड। मुझे ऐसा लगता है अब इंसानों को सीखने की ज़रूरत है कि तमीज़ की लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल करते हैं और चुप कहाँ रहते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। मैं खुद अपने पे ये काम कर रही हूँ कि ज़्यादा ना बोला करूँ। और लास्ट ये है, फिर आप मुझे आंसर कर देना। एक मेरा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हम इंसानों की अभी वो कंप्लीट नहीं है। मतलब मैं आपसे जो भी बात कर रही हूँ अल्फाज, आप भी उर्दू जानती हो, मैं भी उर्दू जानती हूँ, मगर आप समझोगी अपने एक्सपीरियंस से और इस टाइम जो आपका मूड है, आप वो भी असरअंदाज होगा बात को समझने में। इसीलिए अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो एक ही बात करते हैं मगर लड़ पड़ते हैं। ऐसा है कि अभी तक हमारी लैंग्वेज ने वो, मैं जितना आप जितना मेरे फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझ पाओगे कि मैं पेन में हूँ, शायद मैं उतना एक्सप्रेस ना कर सकूं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अभी 2 क्वेश्चन है मेरे जिसके आपने आंसर करना है। थैंक यू वेरी मच। सफिया, एक छोटा सा जुमला आपके रिस्पॉन्स से पहले ना, हमारा जी हम इसीलिए दोस्तों को कहते हैं कि ये जो सिर्फ आप ऑडियो से काम लेते हैं ये ना करें, कैमरा भी ऑन कर लें जी सर, ताकि मेरे कमरे का अब जो बुरा हाल है और मेरा अपना, तो ये मैंने आप लोगों की भलाई के लिए कैमरा ऑफ किया हुआ है। हाँ मैं एक छोटा सा कमेंट कर सकूं शाहिद साहब, आपकी इजाजत से? जी जी क्वेश्चन। मैडम ने कहा ना वो जबान जो है वो हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है, हाँ हाँ जज्बात जो या अपने जो है ना ख्यालात को तमीज के दायरे में रह के उसको एक्सप्रेस करने के लिए मैंने मुझे ये मसला होता था। अब आप देखें ना उर्दू में अपने शिद्दत जज्बात में आप किसी को दशनाम अंदाजी करना चाहें, दशनाम तराजी कहते हैं मेरा ख्याल उसको। हाँ हाँ मैडम मैं माजरत चाहता हूँ, मैं साइंस का बंदा हूँ, बड़ी मुश्किल से उर्दू एनीवे तो वो उर्दू में अगर आप किसी को कहें ना कि जी आप मुझे दशनाम ना दें, तो वो आपको वैसे ही कहीं जो है ना वो किसी खाते में नहीं लिखता। तो मैंने उसका हल ये निकाला है कि आप लैंग्वेज स्विच कर जाएं। जब आपको शदीद गुस्सा आ रहा ना, आप पंजाबी में शुरू हो जाए और जितना मजा आपको पंजाबी में आता है ना अपने जज्बात के इजहार का, वो उर्दू में आपका 150 जो है वो नॉवेल लिख ले, मजा नहीं आता। बहुत और वो अच्छे। जो अगले की रूह तक आपने उतारने हैं ना अपने जज्बात, खास तौर पे गुस्से में, वो सिर्फ पंजाबी है जो अब तक मैं समझ पाया हूँ। चाइनीज वगैरह से मेरा इतना कोई ताल्लुक रहा नहीं, उनमें भी होता होगा। ठीक है, अच्छा सफिया का रिस्पॉन्स ले लें, फिर गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उनकी तरफ। जी सफिया, इनको आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ जी हुमैरा, आपने मेरा बिल्कुल ठीक कहा कि वाकई कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कोई वाकया, कोई मंजर मैंने किसी ड्रामे में देखा या किसी फिल्म में या किसी नावल में पढ़ा और मैंने उसको ऐसे ही याद किया जैसे मैं वहां से गुजरी हूँ, या ये शायद मेरा एक्सपीरियंस है।
तो ये वाकई बड़ी अमेजिंग बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। आपने कहा कि कुछ ख्यालात जो अल्केमिस्ट में बयान हुए हैं वही ख्यालात आपको अशफाक अहमद की बातों या उनकी तहरीरों में भी नजर आते हैं। तो ऐसा अब तो खैर हो सकता है क्योंकि दुनिया भर के ख्यालात हम तक पहुंचते हैं, लेकिन आप सोचें कि आज से 100 साल पहले कितना इम्पॉसिबल होगा। हमें तो यहाँ से कराची तक की बातें नहीं मालूम थी कि वहां बैठा हुआ आदमी कोई क्या सोच रहा है। अब क्योंकि इतना सारा मटेरियल इंटरनेट पर मौजूद है, किताबें मौजूद हैं, प्रिंट हो जाती हैं, पब्लिश होकर हर तरफ पहुंचती हैं, तो ख्यालात इधर उधर हो जाते हैं, हम एक दूसरे से मुतासर होते हैं। बहुत से ऐसे उर्दू के शायर हैं जो वेस्ट के शायरों से मुतासर हैं। लेकिन गालिब जिस दौर में शायरी कर रहे थे उस दौर में नफ्सियात का इल्म पहली दफा काबिल तवज्जो हुआ था। इससे पहले हमने इंसान की नफ्सियात पर इस तरह इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। और सुकरात और अफलातून और अरस्तु के दौर में, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी काफी अरसे पहले तक जो यूनान में फिलोसफर्स थे, उनका ये ख्याल था कि इंसान जब रोता है या ड्रामा देखता है या आर्ट देखता है तो उसका कथारसिस होता है। यानी जब वो कोई बात कहता है या किसी और को कहते हुए सुनता है तो उसके अपने दरअसल जज्बात और एहसासात का कथारसिस होता है। ये जो फलसफा है ये पिछली सदी में चैलेंज हो गया और नफ्सियात वाले ये कहने लगे कि जब हम किसी लफ्ज को, किसी बात को कहते हैं तो दरअसल उसको हम अपने अंदर दोबारा पैदा कर लेते हैं, बल्कि वो अब तो मजीद रिफाइंड हो गया। वो ये कहते हैं कि हम जो भी बात बयान करते हैं उसको एक बार फिर मैनिपुलेट करते हैं अपने अंदर। जितनी बार किसी वाक़े को हम दोहराते हैं उसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपने जज्बात और एहसासात के मुताबिक मैनिपुलेट करते जाते हैं, बदलते जाते हैं एवरी टाइम, हत्ता कि वो बिल्कुल ही हमारी सच्चाई बन जाता है, बिल्कुल वो चेंज हो जाता है। तो उस जमाने में नफ्सियातदान ये कह रहे थे कि बात करने से, शिकवा करने से दिल का दर्द जो है वो बढ़ जाता है, सब्र करने से घट जाता है, बातें खत्म हो जाती हैं। तो इस मौजू पर गालिब ने एक शेर कहा जो इन सारी बातों से ना वाकिफ थे। उन्होंने कहा, न करते काश नाला, हमको क्या मालूम था हमदम। न करते काश नाला, हमको क्या मालूम था हमदम, कि होगा बायसे अफजाइशे दर्दे दरूं वो भी। या हम काश वाह, शिकवा ना करते, इससे बजाय इसके कि हमारे दिल का दर्द हल्का हो, ये तो और बढ़ गया है। तो ये बिल्कुल वही ख्याल है जो उस जमाने में साइंटिस्ट रिसर्च के बाद कह रहे थे। मतलब एक इल्म जो है ना, एक ट्रेंड की तरह किसी दौर पर उतरता है। जैसे अगर आप देखें तो आजकल इंसानियत का ट्रेंड चला हुआ है। कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि ऐसा काम करो अल्लाह खुश होगा, वो ये कहता है नहीं, ये इंसानियत के लिए अच्छा है। तो वो ये एक ट्रेंड चला हुआ है, हर दौर का एक ट्रेंड होता है। कभी कभी तसव्वुफ का होता है, कभी उसके, दरअसल बहुत सारे अदवार मिलकर इस दुनिया में एक तवाजुन पैदा करते हैं। बहुत सारे इंसान उस बड़े सिस्टम का हिस्सा होते हैं जो एक तवाजुन की तरफ जा रहा होता है। कभी कभी हम गैर मुतवाजिन जिंदगी गुजार के किसी तवाजुन की तरफ जा रहे होते हैं। बहरहाल, फिर आपने कहा कि ज़बान मुकम्मल इजहार नहीं है, हम कहते कुछ हैं, कोई समझता कुछ है, हम दुआ करते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। तो ये सिर्फ लिखने पढ़ने में नहीं होता, बोलने में भी होता है। तो ये इसकी वजह ये होती है कि दरअसल ज़बान हमारा सेकेंडरी इजहार है, ये हमने खुद बनाया है। हम जो मटेरियल या ख्यालात या चीज़ें इकट्ठी करते हैं वो तो हमारी डिफरेंट सेंसेस है ना। इवन जब हम याद करते हैं तो हमें टेम्परेचर भी महसूस होता है और हमें मौसम की खुशबू भी महसूस होती है और हमें म्यूजिक भी जहन में होता है और हमें कोई चीज़ अगर चुभ रही है तो यादाश्त के किसी वाक़े में हमें वो भी एहसास होता है कि ऐसा था। फिर हम बैक ऑफ द माइंड क्या सोच रहे थे वो भी हमें याद आ रहा होता है कि जब मैं ये गाना सुन रहा था तो मैं ये सोच रहा था। तो हमारा जहन मुख्तलिफ सेंसेस से, जो कि सिर्फ हमारी ये 5 सेंसेस नहीं है, कई सेंसेस हैं, उससे मटेरियल ले रहा होता है और उसको आपने लफ्ज में बदल के इजहार करना होता है। तो सोचें ये कितना मुश्किल इजहार है कि इसमें आप कितनी ज़्यादा मालूमात कितने डिफरेंट मीडियम्स से लेते हैं और उसको आप मजबूर हैं कि उन लफ्ज़ों में कहें जो वो सामने वाला भी जो ज़बान बोलता है। इस वजह से इसमें गैप्स रह जाते हैं, ज़बान में हमेशा गैप्स रह जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग आपको टिप्स देते हैं कि आप जब बात करें तो दूसरे की तरफ देख के, जब इंटरव्यू देने की टिप्स हैं खास तौर पे, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज से और आपकी जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है उससे आप कन्वे कर रहे होते हैं। लोगों को आप प्लेजेंट इसलिए नहीं लग रहे होते कि आप अच्छे लफ्ज बोल रहे हैं, इसलिए लग रहे होते हैं कि आपका फेस उनके लिए कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जैसे आप उनकी तरफ रुख करके खड़े बात सुन रहे हैं। तो ये दरअसल हम जो तासुर लेते हैं ये हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपनी नॉन वर्बल लैंग्वेज से लेते हैं।
जी राना साहब। सफिया जी, क्या बात है, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ आपकी गुफ्तगू को। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मैंने आपके सवालात सुने हैं मुख्तलिफ जो हमारे सेशन जिसमें हम इकट्ठे थे वो बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन बहुत ये इस तरह गुफ्तगू जो है वो मैंने पहली दफ़ा सुनी है। वंडरफुल। जी राना थैंक यू साहब। बहुत, थैंक यू सर। राना साहब का माइक मेरा ख्याल है ऑफ है। राना साहब माइक ऑन करें। अब आवाज आ रही है? जी 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 आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। मैं समझता हूं कि आपका बड़ा थॉट प्रोवोकिंग लेक्चर है, बातचीत है आपकी, बहुत गहराई में आपने चीजों को पढ़ा है। मेरा जो कंसर्न है वो, क्योंकि मैं मैथ टीचर हूं और मैथ की लर्निंग पे मेरा काम है, बच्चों पे, तो तो मैं फिलोसॉफिकली ये जानना चाहता हूं कि असल में जुबान तो इजहार का तरीका है और ख्यालात जो हैं वो उसका इजहार किया जाता है। जो मैं सोचता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो उसके लिए जुबान, कम्युनिकेशन के लिए जुबान इस्तेमाल करता हूं। वो बहुत हद तक तो वो बात बता देती है, कम्युनिकेट कर देती है, लेकिन अगर जुबान पर अबूर ना हो या कोई और वजह हो तो मैं उस तरह वो बात बयान नहीं कर सकूंगा। लेकिन ख्यालात हो सकता है मेरे बहुत अच्छे हों, मैं बात ना कर सकूं। तो बुनियादी तौर पे फिलोसॉफिकली ये जानना चाहता हूं कि जुबान जो है वो किस हद तक इसमें कंट्रीब्यूट करती है। एक दो मिसालें इसमें मैं अपनी रिसर्च की देना चाहता हूं कि एक बच्ची थी, उसका जब मैंने टेस्ट लिया उसका, ये जानने के लिए कि उसकी लर्निंग किस जगह पे है, रिटन टेस्ट लिया, तो वो बता नहीं सकती थी। जब इंटरव्यू लिया तो तब भी नहीं बता सकती थी। लेकिन जब उसे उसके आइडियाज को जानने के लिए, उसकी स्किल को जानने के लिए एक मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया उसे सॉल्व करने के लिए, तो उसने बहुत अच्छा सॉल्व किया। जब ये बात मैंने डिस्कस की अपनी थीसिस में और एक फॉरेन स्कॉलर थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत जगह पे ऐसा पहले भी पाया गया है कि लैंग्वेज अगर पर कमांड ना भी हो तो थॉट्स जो हैं बहुत अच्छे और बहुत डीप थॉट्स लोग रखते हैं। खास तौर पे एक फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, अभी पिछले दिनों फौत हुए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के मुसन्नफ, और ब्लैक होल का जो जिनका है, स्टीफन हॉकिंग। जी, स्टीफन हॉकिंग, वो बहुत लंबा अरसा तक बोल ही नहीं सकते थे। वो मसनूई तौर पे मशीन लैंग्वेज के जरिए वो बात करते थे, लेकिन जो वो लिखते थे वो आमतौर पे बहुत मुश्किल से समझ आता था, लेकिन होता बहुत सादा था। वो सादा अल्फाज इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो आइडियाज उसमें बहुत डेप्थ होती थी उसमें। और तीसरी बात ये मैं करना चाहता हूँ इस पे कि बाज कंट्रीज ऐसे हैं हिस्टोरिकली कि उनमें ज्यादा बेहतर इल्म जनरेट हुआ है साइंस का। यूरोप में खास तौर पे साइंटिफिक नॉलेज, मैथमेटिकल नॉलेज बहुत डेप्थ में क्रिएट हुआ है। उनका जो दूसरा अदब है उसका तो आमतौर पे नहीं पता, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं होता, लैटिन में फर्ज करें, इंग्लिश में, बाकी चीजों में। हमारे यहाँ बहुत बड़ा बड़ा अदब तख्लीक हुआ है इंडिया में, पाकिस्तान में। पंजाबी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का लिटरेचर है, लैंग्वेज है, बहुत रिच लैंग्वेज है। उर्दू भी बहुत रिच लैंग्वेज है। लेकिन जो उस तरह के ख्यालात का इजहार करने के लिए जो जुबान चाहिए, शायद वो जुबान हम लोगों की नहीं है, हमारे बच्चों की नहीं वो डेवलप होती जिस तरह से वो ख्यालात को समझ सकते हैं या बयान कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते।
इस पे आपके कमेंट चाहिए, क्या ये मेरे खदशात सही हैं या नहीं? सर बहुत शुक्रिया आप यहाँ शामिल हुए, लेकिन आपकी बात को जो मैं समझी हूँ वो ये कि आप ये कह रहे हैं कि ज़बान के बगैर भी इंसान के जहन में ख्यालात हो सकते हैं। एक बात तो आपने ये की है। दूसरी आप ये कह रहे हैं कि हमारी ज़बान इतनी मैच्योर नहीं है कि हम बड़े ख्यालात को जाहिर कर सकें। तो ये भी बहुत अच्छी बहस है। अब देखें, जैसे अगर आप मैथ्स के हैं तो आप जानते होंगे कि मैथ्स तो काफी पहले से ही इंसान ने ज़ाहिर है गिनना तो शुरू कर लिया होगा ना, 1 2 3 किसी चीज को काउंट तो वो करते होंगे, तो मैथ्स तो शुरू हो चुका था। लेकिन जीरो लफ्ज, बड़े जीरो जो है ना, ये बड़ी देर में इजाद हुआ। तो जीरो की वजह से कितना ख्यालात में, मसाइल के हल में कितना इनकलाब आया होगा। तो ज़बान जो है वो ना सिर्फ ये कि ख्यालात का इजहार करती है, बल्कि ख्यालात को तरफ़्फ़ु भी देती है, बुलंद करती है। तो जो शख्स किसी ज़बान पर कमांड नहीं रखते या बोल नहीं सकते, ये बिल्कुल ऐसे ही है जो कि एक स्किल नहीं रखते, तो वो किसी और तरह इजहार करते हैं। वो इजहार भी और तरह का होता है। जैसे कि अगर एक नाबीना शख्स है जो देख नहीं सकता, तो वो भी बातें करेगा और आपको देर तक महसूस नहीं होगा कि ये एक ऐसा शख्स है जो देख नहीं सकता। वो इसी तरह कहेगा, बातें भी वही मुहावरे बोलेगा। यानी उसने भी कुछ ना कुछ इसका मकसद अपने जहन में, जैसे बसंत के अंधे को हरा सूझता है, वो भी ये बोल सकता है और समझ सकता है कि ये क्या वाकया है और इसमें क्या बयान किया जा रहा है। तो वो भी अपने जहन में कोई ना कोई उसका मतलब निकाल लेगा उसके इस्तेमाल से। यानी कि ज़बान जो है एक पेचीदा अमल है। अगर किसी शख्स के पास ज़बान नहीं है तो वो अदब तो ज़ाहिर है वो तख्लीक नहीं कर सकता। वो एक नाजुक और बारीक और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं तख्लीक कर सकता। जैसा कि ब्लाइंड आदमी हो सकता है मुसव्वरी को उस तरह ना अप्रिशिएट कर सके, ज़ाहिर है वो नहीं कर सकता, तो उसके लिए अलग नमूना होगा। कलर्स को वो नहीं अप्रिशिएट कर सकता। इसी तरह अगर कोई शख्स ज़बान नहीं जानता तो वो अदब उसके लिए बेकार है, वो ना पढ़ सकेगा ना वो उसको कर सकेगा। लेकिन अगर वो ख्यालात रखता है तो वो ज़रूर किसी ना किसी तौर पर उसका इजहार कर पाएगा। और अगर माशरा उसको हेल्प करे, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग की आपने मिसाल दी है कि उसको हमने टेक्नोलॉजी दी थी तो वो उसकी मदद से हल कर पाया। अगर उसको हम वो टेक्नोलॉजी ना देते, अगर उसके पास वो कंप्यूटर ना होता, तो उसके ख्यालात कितने ही आफाकी क्यों ना होते, वो उसके जहन में गुम हो जाते और मर जाते। तो लैंग्वेज तो ऐसे काम करती है। अगर कोई शख्स नहीं बोल सकता, अब एक अदब पारा है, हम उसको नहीं पढ़ सकते, उसमें इसमें आज़म भी लिखा हो तो हम नहीं पढ़ सकते, कुछ भी लिखा हो तो हमारे लिए वो बामानी तब होगा जब हम उसको पढ़ भी पाएंगे। तो ये एक स्किल है, सीखना ही पड़ेगा आपको। ज़बान ख्यालात के इजहार के लिए कुछ आला या कोई टूल इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके बगैर आला ख्यालात का फ़ायदा नहीं है बेसिकली अदब के हवाले से। लेकिन अगर मैथ्स है, फिजिक्स है, साइंसेज हैं, या कोई मिस्त्री है, कोई मजदूर है, कोई और काम कोई कर रहा है, तो वो तो ज़ाहिर है कर सकता है। उसके लिए लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा ये ख्याल है। अच्छा सफिया, बहुत सारे सवालात हैं आपके लिए और बड़े पॉपुलर हैं आप, बड़ा रिस्पांस आ रहा है। इरम सर शाहिद साहब, गुस्ताखी माफ, अभी ये जो बात हो रही थी, अगर मैं उस पे 2-1 जुमले बोल दूं। यार शफीक साहब, इरम ने एक इरम को सवाल कर लेने दें, आपकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, उसके बाद इरफान साहब और फिर आप। जी असल एग्जैक्टली मुझे उसमें इतराज नहीं है। जो मेरी बात है वो इनको सिर्फ कनेक्ट करने की है कि ये जो है राना साहब और सफिया जो बात कर रहे हैं उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि जब हम अदब को देखते हैं तो अदब की खूबसूरती इसमें है कि हर बंदा अपनी मर्जी के, अपने नफ्सियात के मुताबिक, अपने करंट मूड और अपनी उस जहनी जो सलाहियत है या जो उस वक्त उसका जिंदगी में हालात हैं उसके मुताबिक मतलब निकाल ले। जो मैथ है उसकी ब्यूटी ये है कि वो उस पूरी एम्बिग्युइटी को रिमूव कर देता है। तो जब हम मशीनों की बात करते हैं, जो कंप्यूटर है या प्रोग्रामिंग है या मैथ का एक मसला है, तो उसमें तो खूबसूरती ये है कि सिर्फ वही बात हर बंदा समझे जो हम कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अदब है उसकी खूबसूरती ये है कि हर बंदा वो बात समझ ले जो वो समझना चाह रहा है। ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों अप्रोचेस में, दोनों अपनी अपनी जगह पे खूबसूरत हैं और बहुत खूबसूरत हैं। क्या बात है, आपने भी मसला कर दिया और इसमें ज़बान का फायदा हुआ आपको। और बस यही कहना था मुझे, बस।
थैंक यू शफीक सर। जी इरम, आप सवाल कीजिए। इरम। थैंक यू सर। मैं पहले तो मैं कुछ और क्या भी बात पूछना चाह रही थी, लेकिन अभी राना साहब के बात के हवाले से भी एक बात मेरे जहन में आई, अगर आप इजाजत दें तो मैं कह दूं पहले। सर जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना, जैसे हम कहते हैं कि हमारी ज़बान में साइंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाज नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी लैंग्वेजेस यहाँ पे चूंकि काम ही नहीं होता, साइंसेस पे इतनी रिसर्च नहीं है, इतना यहाँ पे ट्रेंड नहीं है, तो शायद इस वजह से जो है वो हमारी जो ज़बानें हैं यहाँ की, हमारे बड़े सगीर की, वो शायद इस वजह से अनरिच नहीं है। तो इसका इसका मेरे एक और तरीका भी हो सकता है कि फिर ज़बानें जो हैं जब उनकी इवॉल्व करती हैं, तो दूसरी ज़बानों के साथ इंटरेक्ट करके या ट्रांसलेशंस करके जो है इवॉल्व कर सकती हैं। तो हमारे यहाँ तो ट्रांसलेशन के काम भी नहीं होते इतने ज़्यादा एज सच। तो मैंने देखा है उर्दू की जो साइंस की किताबें हैं बच्चों की, उनमें इतने मुश्किल लफ्ज़ होते हैं, वो बच्चों को समझ ही नहीं आते। इंग्लिश में जब लिखे होते हैं तो उन्हें समझ आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़बान जो है यहाँ की, शायद वो उसमें कुछ खामियां हैं, एवोल्यूशन अभी वो नहीं है जो होनी चाहिए। दूसरा जो मैं पूछना चाह रही थी वो ये कि आपने कहा ना कि बहुत सारी ज़बानों में जैसे वो लफ्ज़ एक जैसे यूज होते हैं, जैसे अनानास है, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि ज़्यादातर ज़बानें जो हैं वो एक ही ज़बान से जो है इवॉल्व हुई हैं। जैसे एक ज़बान का नाम भी मैंने पढ़ा था, जिंद, नुक्ते वाली जे से ना, 3 नुक्तों वाली जे से। तो जो ज़्यादातर ज़बानें हैं वो उससे इवॉल्व हुई हैं। तो बहुत सारे लफ्ज़ बहुत सारी ज़बानों में कॉमन है, जैसे माँ, मादर, या इस तरह ना बहुत से, जैसे डजन, दर्जन, या इस तरह के बहुत से लफ्ज। तो क्या ये वाकई ऐसा है? और दूसरी बात जो मैंने पूछनी थी वो ये कि आपने कहा था कि हम जब जो बात तीसरी बात कर दूं नहीं पूछ ले वेरी क्विकली बात, सॉरी, कौन सा गिन रहे हैं? जी करिए। तो तीसरी बात ये कि जैसे आपने कहा था कि जो चीजें हमें फील होती हैं हम उनको जो है आसानी से समझ लेते हैं, जैसे जो चीजें हमारे सामने होती हैं, हमारे 5 सेंसेस उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो शायद इसीलिए जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं वो हमें देर से समझ आते हैं शायद। बस यही मैंने पूछना था। थैंक यू जी। अच्छा इरम, बहुत शुक्रिया। राना साहब की एक बात जो मैं भूल गई थी। सफिया, एक सवालात बहुत से हैं अभी जो लोग मुंतजिर हैं, आप कोशिश कीजिए कि किसी का सवाल जो है वो रह ना जाए। तो ठीक है, मैं इख्तिसार से जवाब देती हूँ कि आपने कहा कि हमारी ज़बान में इजहार की ताकत नहीं है। दरअसल हम वो तहजीब हैं जो सबसे पुरानी है। हम अगर आप देखें तो दरियाए सवां के किनारे जो निकले हैं, क्या कहते हैं उसको, इंसानों के ढांचे, वो उतने ही पुराने हैं जितना कि मिस्र में निकलने वाले ढांचे पुराने थे। यानी हम उस जमीन पर मौजूद हैं जो सबसे पुरानी तहजीबों की जमीन है। मोइंजोडरो है, यहाँ पर गंधारा की जमीन है। तो हमारी जबान भी डेफिनेटली इतनी ही पुरानी है। हमारी जबान में हर ख्याल के इजहार के लिए बहुत भरपूर ताकत है। आप इसको सिर्फ उर्दू जबान से जज नहीं कर सकते। हमारी असल जबानें जो इस खित्ते की पुरानी जबानें हैं, उनके मुकाबले में उर्दू जबान बिल्कुल नौजायदा जबान है, और इसको सियासी अहमियत हासिल हुई है जिसकी वजह से ये एक बड़ी जबान बनी है। बाद में इसको माशी अहमियत हासिल हुई है और फिर इसको ट्रेंड बनाकर राइज किया गया है। और ये नकली तसव्वुर पर, या आप कह लें कि ज़बानों में ऐसे तसव्वुरात नहीं चलते जो मजहबी नोयत के हों या मिली नोयत के हों, तो ये इन तसव्वुरात पर ये ज़बान बनी है। इस पर हम बिल्कुल ये जज नहीं कर सकते कि हमारे इलाके की ज़बानें जो हैं वो उम्दा ख्यालात के लिए मुकम्मल नहीं है। अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो पंजाबी जो है हज़ारों साल पुरानी ज़बान है, और इसमें किसी भी ख्याल को जाहिर करने के लिए उतनी ही ताकत मौजूद है जितनी हम समझते हैं कि अंग्रेज़ी में या लातीनी में या यूनानी ज़बान में मौजूद है। दरअसल अब क्योंकि उलूम जो है शिफ्ट हो गए हैं, अरबी ज़बान में साइंसेज लिखी गई। अगर हम जानते हैं कि जो बुनियादी साइंसेज हैं उनका ज़्यादातर ज़ख़ीरा अरबी ज़बान में मौजूद था,
तो वो ज़बानें अब शिफ्ट हो गई हैं, टेक्नोलॉजी क्योंकि वेस्ट की तरफ चली गई है तो उनकी ज़बान में शिफ्ट हो गई, और हमें ये गलत तस्वुर पहुंचा है कि हमारी ज़बान में शायद इसके इजहार की ताकत नहीं थी, इसलिए ऐसा है। तो अब क्योंकि दुनिया एक ज़बान पर मुत्तफिक हो सकती है, कि क्योंकि इंटरनेट पर जब हम सर्च करते हैं तो हमें एक ऐसा वर्ड डालना पड़ता है जो इंटरनेट समझता हो और दुनिया का ज़्यादा मटीरियल उस ज़बान में हो। इसकी वजह से एक लफ्ज़ पूरी दुनिया में राइज हो जाता है, जैसे स्मार्टफोन, जैसे कंप्यूटर, ये राइज हो जाता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम भी वही लफ्ज़ अडॉप्ट कर लें बगैर इस एहसास कम तरीके कि शायद इस लफ्ज़ के बोलने की हमारी ज़बान में ताकत नहीं है। तो साइंसी उलूम अगर वेस्ट में चले गए हैं, जैसे कि वेस्ट वालों ने हमारे अल्फाज उठाए हैं ना, अलजबरा और भी कई होंगे, इसी तरह हम भी उनके अल्फाज उठा लेंगे अपने वोकल कॉर्ड्स के मुताबिक। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, हमें लेन देन करना पड़ता है, दुनिया ऐसे ही चलती है। और आपने कहा कि ज़बानें शायद एक थी, जैसे इंसान हजरत आदम की औलाद है तो वो एक ज़बान बोलते होंगे, तो इब्तदा में हो सकता है ज़बान भी एक ही हो, लेकिन जब हम लैंग्वेजेस की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इसको 8 बड़े ख़ानदानों में तकसीम करते हैं जो ज़बान की साख्त के हिसाब से हैं, मसलन ग्रामर के लिहाज से। तो ग्रामर के लिहाज से, साख्त के लिहाज से फिर जब ज़बानों के ख़ानदान बनते हैं फिर उनमें कई सिमिलैरिटीज़ निकलती हैं, कई अल्फाज जो हैं वो एक जैसे निकलते हैं। इसी तरह जैसे मैंने अनानास की मिसाल दी, तो ये मुख्तलिफ ख़ानदानों की ज़बानों में भी बोला जाता है, इसलिए ये ज़रा अमेजिंग है। जी डॉक्टर इरफान साहब, डॉक्टर साहब। तजरीदी ख्यालात का आपने जिक्र किया इरम, इसमें बहुत दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, आप सबको दिलचस्प लगेगी। वो ये कि जैसे एक ख्याल है ईमानदारी, बच्चों को ईमानदारी का ख्याल समझाना एक मुश्किल बात है। आप उनको एब्स्ट्रैक्ट तस्वुरात नहीं समझा सकते लेक्चर देके, फिर आप उनको कहानी सुनाते हैं। तो हम अपने बच्चों को जितने भी एब्स्ट्रैक्ट ख्यालात हैं, दोस्ती, मोहब्बत, ईमानदारी, मुसीबत में काम आना वगैरह, ये कहानियों के जरिए समझाते हैं। तो हेल्प करती है लैंग्वेज आपको तजरीद समझने में। जी डॉक्टर साहब, सफिया डॉक्टर इरफानुल्लाह। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं सफिया साहिबा की तारीफ करूंगा कि हमेशा की तरह काफ़ी हैरान कुन किस्म की जो है वो सेशन था, जो कि देखें कि फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल और लिटरेरी सारे पहलू इसके अंदर आ गए, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स थे जो ज़ुबान के। एक मेरा कमेंट है और बाद में एक क्वेश्चन। कमेंट जो है वो शफीक साहब ने जो एक बात की उस हवाले से है कंप्यूटर की लैंग्वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक कंप्यूटर से बनता है। तो जब हम कंप्यूटर की ज़ुबान की बात करते हैं तो कंप्यूटर अभी तक डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स ही बना पाया है, जबकि जब हम फिजिक्स के अंदर जो नेचुरल लॉज को देखते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जब जाते हैं, तो वो प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम्स की बात करते हैं। तो जब हम इंसानी ज़ुबान की बात करते हैं, नेचुरल लैंग्वेजेस की, जो कि इंसान बोलते हैं, तो उसमें मानी की कई जहतें होती हैं, और मानी की कई जहतें होना जो है वो इंटेलिजेंस की निशानी है। कंप्यूटर इस वक्त इस स्टेज के ऊपर है कि वो मानी की सिर्फ एक जहत तक ही अफोर्ड कर सकता है उसको समझना। जहाँ पे एम्बिग्विटी क्रिएट होगी, कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। इस वजह से शऊरी तौर पे हम कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस हैं उनको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वगैरह के ज़रिए जब हम बनाते हैं तो उसको मानी की एक जहत ही तक महदूद रखते हैं। एक तो ये कमेंट हो गया, और दूसरा मेरा एक कंसर्न था कि हम देखते हैं कि मगरिब के अंदर मुताले का बहुत ज़्यादा रुझान होता है, और हर तरह का की कुतब जो है उनका मुताला किया जाता है, जिसमें फ़िक्शन भी है, नॉन फ़िक्शन भी है, साइंस भी है, फ़लसफ़ा भी है। आप देखते हैं तो बसों में जो है माएँ उन्होंने अपने बच्चों को भी पकड़ा होता है, छोटे नौज़ायदा बच्चों को, और साथ में किताब भी खोली होती है। और इससे उनकी बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ती रहती है, और जिसका डेफ़िनेटली ये नतीजा भी निकलता है कि वो जिन-जिन फ़ील्ड्स में काम कर रहे हैं वो लोग उसमें बेहतर तौर पे काम करने के काबिल हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें तो हमारी जो कौमी ज़ुबान उर्दू है, उससे मैं एक उस्ताद होने के नाते ये महसूस करता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। और शायद एक आध जनरेशन पहले वाली जो जनरेशन थी वो शायद उसके मतलब वो शायद आखिरी जनरेशन ही ना हो जो कि
एक ख़ास हद तक डेप्थ्स में जाके इस ज़ुबान को समझती थी। तो अब ना तो हम यानी हम आधे तीसरे आधे बटेर बन गए हैं, ना अंग्रेज़ी हमारी ज़ुबान है, ना उर्दू हमारी ज़ुबान है। तो ये जो लोग हैं ये कहाँ पे जाके कन्वर्ज होंगी चीज़ें, इसका नतीजा क्या निकलेगा? मैं ये इस हवाले से जानना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आप यहाँ मौजूद हैं। आपने कहा कि वेस्ट में किताबें पढ़ी जाती हैं, तो मेरा ख्याल है कि वेस्ट में काफ़ी हद तक माशी जो मसाइल हैं ना, उन पर काबू पा लिया गया है। तो जब इंसान को सुकून हासिल हो और वक्त मुयस्सर हो तो शायद वो किताबें पढ़ते हो। बाकी एक बात ये भी है कि कल्चर बहुत मैटर करता है। हमारे यहाँ किस चीज़ का कल्चर है, हम क्या कर रहे हैं, रिवाज किस चीज़ का है। तो हमारे यहाँ किताब पढ़ने का इतना रिवाज नहीं है, तो वो कल्चर डेवलप करना चाहिए। और कल्चर डेवलप करने में जो हमारे बड़े हैं, यानी कि एलीट क्लास या जो नज़र आते हैं मीडिया पर, उनका बड़ा रोल है अगर, या उस्ताद का रोल है। मेरा ख्याल है कि मैं खुद भी उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने बड़े अरसे से कोई किताब नहीं पढ़ी, और मैं ये समझती हूँ कि मैं शायद इस लिहाज से शिफ्ट हुई हूँ कि मैं किताब पढ़ने के बजाय शायद फिल्म देख लेती हूँ, और मेरी जो वो किताब पढ़ने का शौक़ है उसको तस्कीन हासिल होती है। हो सकता है कि ये मल्टीमीडिया की वजह से हो रहा हो, या सेल फोन की वजह से हो रहा हो, या हमारी कल्चर में एकदम जो चेंज आ गया उसको हम ठीक मैनेज नहीं कर पाए इसलिए। और आपने कहा कि किताबें पढ़ने से उनकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं वो बेहतर होती हैं, तो किताबों का बड़ा असर होता है। हमारी तारीख़ में एक किताब ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। शायद आपके जहन में सवाल होता हो कि उर्दू और हिंदी अलग अलग कैसे हैं, या एक ही हैं, या वो भी जो ज़ुबान बोलते हैं ऐसी ही है तो वो अलग कैसे है। तो वो हुआ ये था कि उनके एक नावल निगार थे रविंद्र नाथ टैगोर, जो उनके कौमी शायर कहलाते हैं, और हर जगह उनके नाम को ब्रांड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, टैगोर के नाम से। उन्होंने एक नावल लिखा था, उसी में उन्होंने वंदे मातरम का नगमा भी लिखा था जो उनका कौमी तराना है। उस नावल में उन्होंने एक दुनिया क्रिएट की जिसमें हिंदू और मुसलमान किरदार थे। उसमें जो हिंदू किरदार थे वो संस्कृत के अल्फाज बोलते थे, और उनकी ज़बान में फ़ारसी और अरबी के अल्फाज शामिल नहीं थे। ये उसने जानबूझकर यानी कि एक क्रिएट किया था ख़्याल, जैसे कि बाद शायर हकली गज़ल लिखते हैं या कोई और गज़ल या कोई तजर्बा करते हैं। इसी तरह उसने ये तजुर्बा किया था कि उनके हिंदू किरदार संस्कृत के अल्फाज बोल रहे थे जो मरी हुई ज़बान थी उस ज़माने में, और मुसलमान किरदार जो थे वो अरबी और फ़ारसी के अल्फाज बोल रहे थे। हालांकि असल में जो लोग बोल रहे थे वो इन दोनों ज़बानों का मिक्सचर बोल रहे थे। वो नॉवल इतना हिट हुआ और वो इतना ट्रेंड सेट हुआ कि थोड़े अरसे के बाद वाकई हिंदुओं ने अपनी ज़बान से अरबी फ़ारसी के अल्फाज निकाल दिए, और आज हम चुनरी नहीं कहते दुपट्टे को, हालांकि हम सदियों से कहा करते थे, और हम और भी कई अल्फाज अपनी ज़बान से निकाल चुके हैं जो हम बोला करते थे या हमारे आबा अजदाद बोला करते थे। इसमें आप ज़्यादा अच्छी मिसाल देख सकते हैं, वो ख़ानदान जो पाकिस्तान में रह गया और वो ख़ानदान जो हिंदुस्तान में चला गया, या इसके उलट। तो उन दोनों की ज़बान में फ़र्क है, वो अपने ख़ानदान की ज़बान नहीं बोलते। तो ये काफ़ी मसाइल हैं हमारे यहाँ। मेरा ख्याल है कि हमें किताब पढ़ने का ट्रेंड शुरू करना चाहिए। अच्छा सफिया, दो सवालात और हैं। क्रिस्टर, फिर आपकी तरफ में आता हूँ। किंजा सलामत हैं और अली मुर्तजा। पहले किंजा सलामत और फिर अली मुर्तजा। जी किंजा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत शुक्रिया इतनी खूबसूरत गुफ्तगू के लिए और इतनी खूबसूरत बातों के लिए। अच्छा, मेरा सवाल ऐसा है कि ख़यालात के इज़हार के लिए हम अक्सर जो है जो लिखाई की एक सिन्फ़ है हम उसको जो नसर है या लोग शेर व शायरी करते हैं ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम जब मैं उर्दू में कोई बात लिखती हूँ या कहना चाहती हूँ या कोई तहरीर लिखती हूँ तो वो बात बहुत तवील हो जाती है। शायद इसलिए कि मेरी अपनी ज़बान है और मुझे वोकैब्युलरी से शायद शनासाई ज़्यादा है, और इसके कंपैरिज़न में जब मैं अंग्रेज़ी में कोई बात लिखती हूँ तो वो बात 6-7 सत्रों में ख़त्म हो जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि हम तहरीर को मुख्तसर कैसे कर सकते हैं ताकि वो बामायनी रहें? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई तहरीर जो है वो तवील हो जाती है तो वो बेमायनी हो जाती है। यानी मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात भी कह दी जाए और वो बामायनी भी रहे। तो इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं?
मैंने कुछ लोगों से पूछा जिनको मैं समझती थी कि वो अच्छी उर्दू बोलते और लिखते हैं, तो 1-2 सजेशन में ये भी आया कि शायरी के थ्रू ना 2 सत्रों में अपनी बात कह दी जाए। मैंने बड़ी कोशिश की पिछले कुछ माह में कि मैं शायरी की करूँ, लेकिन हर कोई शायरी नहीं कर सकता। हाँ, दूसरों के अशआर लेकर उससे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की जा सकती हैं, वो अलग बात है, लेकिन नसर को मुख्तसर और बामईनी कैसे बनाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। थैंक यू किंजा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने पूछा कि कैसे मुख्तसर बात की जा सके और दूसरा ये कि आसान कैसे की जा सकती है, और आपने कहा कि उर्दू में आप तवील बात करती हैं जबकि अंग्रेजी में आप मुख्तसर बात करती हैं। तो दरअसल जो आपने शायरी और नसर का भी जिक्र किया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मिर्ज़ा गालिब ने जब शायरी शुरू की थी, हालांकि आपने नाम सुना होगा, कितने बड़े शायर हैं, तो इब्तदाई ज़माने में जो वो शेर कहते थे वो बहुत मुश्किल थे, और उसमें गालिब के पास अभी आसान बात कहने का हुनर नहीं आया था। हो सकता है कि वो मुख्तसर भी ना हो, वो अपने एक ख्याल को उनको अदा करने के लिए कई शेर कहने पड़ते हों। ये बड़ी प्रैक्टिस से आता है। जितना ज्यादा आपका ब्रेन किसी ख्याल को अपने अंदर पालता है, फिर उसका इजहार करता है, और आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होता है, उसकी मुख्तलिफ मुकम्मल नॉलेज होता है, यानी अधूरा नहीं होता, आप कहानी को अपने अंदर पूरी तरह पका लेते हैं, तब आप उसका मुकम्मल इजहार कर पाते हैं और इख्तिसार से कर पाते हैं। ये आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के बाद होता है। दूसरी बात आपने कही कि किस जबान में इख्तिसार से बात की जा सकती है, तो उसकी रीज़न ये है कि जो हमारी मादरी ज़बान होती है, या वो ज़बान जिसमें हम रोज़मर्रा ख्यालात का इजहार करते हैं, वो हमारे इमोशनल ब्रेन का हिस्सा होती है। हमारे 2 ब्रेन होते हैं ना, जैसा कि आप जानते होंगे। तो जो हमारा इमोशनल ब्रेन है वो हमारी मादरी और रोज़मर्रा ज़बान का हिस्सा होता है, और जो हमारी गैर मुल्की ज़बान है, अगर हम उसमें इजहार करते हैं, तो वो हमारा तज्जियाती जहन होता है, उसमें हम पॉइंट्स के साथ बात करते हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे याद एक बहुत इमोशनल मौजू है, लेकिन हम अपनी शायरी में कितने ही याद के मौजू के अशार पढ़ते हैं, लेकिन जब हम कोई अंग्रेजी लाइन ही पढ़ लेते हैं तो हम एकदम कहते हैं वाह 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 क्या उम्दा है। इसकी वजह यह है कि हमारे ब्रेन को उसकी आदत नहीं होती। दूसरा ये कि याद एट अ टाइम हमें इमोशनली तो टच करती है, हमारे फिलोसफिकल माइंड को भी, वो तज्जियाती जहन को भी वो टच करती है, इसलिए हम ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये हमारे कुछ ब्रेन का मसला होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ज़बानों का इसमें कोई हाथ नहीं है ज़्यादा। बहुत शुक्रिया मैम। जी अली मुर्तज़ा। जी सर, मैं एक्चुअली सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। एक तो मैं मैम सफिया को बहुत अप्रिशिएट करूंगी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा। और ये मुझे नहीं पता ये अब आपने या मैम सफिया ने ये शुरू किया है, लेकिन ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए जो गुफ्तगू का अब आपने शुरू किया है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। और बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे होते हैं जो पे हम जैसे लोग ला इल्म हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता, हमें शऊर नहीं होता। और अदब और ज़ुबान ज़ाहिरी बात है ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए उन लोगों को भी जो अदब से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो एक तो पहली बात बहुत बहुत मुबारक, आपने इतना अच्छा सिलसिला शुरू किया, और इसको प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कंटिन्यू ज़रूर कीजिएगा। ये मासूमा है। जी 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 ठीक है, थैंक यू मासूमा, बिल्कुल नहीं रुकेगा अगर आप शामिल होते रहेंगे तो। बिल्कुल, आप बस मुझे ये मैम सफिया फेसबुक पे माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, इनको कहा करें बस लगा दिया करें, हम पीछे पीछे फॉलोअर्स की तरह आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मैम सफिया का वो आर्टिकल याद आ गया इसी गुफ्तगू सुनते सुनते, गार के आदमी आपने लिखा था कि हमारे मेयार बहुत तेजी से बदल रहे हैं लेकिन फिर भी हम तरक्की याफ्ता नहीं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो आज बड़ा एक्यूरेट लगा मुझे इस बात पे आपका वो बयान भी। तो मैंने सिर्फ तो आपकी तहरीर और आपकी आवाज़ और आपका तजिया, ये सब कुछ बहुत बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला आपके इल्म में ऐसे ही बरकत डाले और आप हम सबको ऐसे ही इल्म से रोशनास कराती रहे, और मुझे अपने सारे प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल कीजिएगा, मैं सामे के तौर पे ज़रूर आऊँगी। ग्रेट। मैं आपका जो कमेंट है ना मासूमा, इसको सेकंड करता हूँ। मेरा ख्याल था कि सफिया जो है वो जुमलेबाजी अच्छी करती हैं। सफिया बड़ी मरबूत गुफ्तगू बड़ी मजे की करती हैं, क्या बात है। शुक्रिया। और इनकी गुफ्तगू में एक रब्त है, अगर आप इनकी तहरीर भी पढ़े ना तो वो भी एक रब्त एक चेन की सूरत में आती है, और उनकी गुफ्तगू भी चेन की सूरत में है। और मुझे महसूस हुआ ये मुश्किल बातें बड़ी आसानी से कहती हैं। शुक्रिया सर।
वो आप कहते हैं ना जैसे हमारे दिल में भी वही बात है, लेकिन वो उसको अल्फाज दे देती हैं और बड़े तरतीब और रब्त से दे देती हैं। अच्छा, एक दो सवाल और भी हैं, मैं भी चाहूंगा आखिर पे सफिया का कमेंट जो है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था, जो शुरू में कहा था सफिया ने कि इंसान ने जब असल में जज्बात को छुपाना चाहा या झूठ बोलना चाहा तो जुबान इजाद की। तो ये ऑब्जर्वेशन भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन सवाल है गजनफर अब्बास साहब हैं जी। गजनफर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम जी भाई। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा उर्दू ज़ुबान की तरक्की के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, मैं पीएचडी मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये अपनी ज़ुबान है, ये चीज़ मुझे यहाँ खींच लाई और बहुत अच्छा लगा। शायद ज़बान जो है ना, ये इतनी कमज़ोर नहीं है, हम बोलने वाले थोड़ा कमज़ोर हैं। अगर हम अपना स्टैंडर्ड रेज़ करेंगे तो ये ज़ुबान एक्सप्रेस करेगी साइंस को भी, मैथमेटिक्स को भी। हम साइंस के बड़े-बड़े मुश्किल आइडियाज़ को भी अच्छे अंदाज में लिख सकते हैं, और हमारे अगर उर्दू बोलने वाले ताकतवर होंगे तो वो उसको समझ भी सकते हैं। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा लगा, और इसी तरीके से करते रहें, सोशल मीडिया पे भी शेयर करें। और चूँकि आप लोग ज़ुबान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, यहाँ एक प्रोफेसर साहब थे, शायद उन्होंने कमेंट किया कि मैथमेटिक्स में क्लैरिटी है, यानी अगर कोई आइडिया एक लिखा हुआ है तो वो एज इट एज वही है, उसमें जहतें शायद नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो मैथमेटिक्स है, चूँकि एक लैंग्वेज है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स हम बनाते हैं, तो उसमें भी डेवलपमेंट हो रही है कि रियल सिचुएशन की जानिब सफ़र बढ़ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आजकल नई मैथमेटिक्स है जिसे हम फज़ी मैथमेटिक्स कहते हैं या सॉफ्ट कंप्यूटिंग कहते हैं, जो रियल सिचुएशन के करीब होना चाह रही होती है। तो मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है जो ऐसा-ऐसा अपने आप को डेवलप कर रही है। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा लगा, और इसी तरीके से करते रहें। अल्लाह आप सबको जो है ना इस चीज़ की ताकत दे, और सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हमारे जैसे लोग जो आपके ये ऑनलाइन सेशन देख के यहाँ ज्वाइन करें। बहुत अच्छा लगा, और स्पीकर जो हैं ख़ास तौर पे, उनका अंदाज़े बयान अच्छा है, अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा है, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच गजनफर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी जो बात है ना शेयर करने वाली, उसमें मासूमा यहाँ पे हैं, उन्होंने हमें ऑफर की है कि वो एडिटिंग करेंगी, तो बिल्कुल हम उसका फ़ायदा उठाएंगे और इसको शेयर भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गजनफर, आपने बड़ी अच्छी बात की तरफ इशारा किया, मुझे याद आ गया। राना साहब अगर यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई बड़े ख्याल का आदमी कुछ कहना चाहता है तो वो किसी भी ज़बान में बड़ा ख्याल ज़ाहिर कर देता है। अगर आप सुल्तान बाहू को पढ़ें या बुल्ले शाह को पढ़ें या कितने ही हमारे जो सूफ़ी शुरा हैं, उन्होंने इतने बड़े-बड़े ख़यालात और इतने बड़े-बड़े फ़लसफ़े बयान किए हैं और इतनी सादगी से बयान किए हैं कि इंसान अगर उसकी तशरीह करने लगे तो शायद कर ना सके। वो अब मैं मिसाल के तौर पर कोई शेर इस वक़्त नहीं सुना पा रही, मुझे याद नहीं है, अशार मुझे भूल जाते हैं। वरना सुल्तान बाहू का शेर है जिसका मतलब ये है कि एक-एक रूह में लाख-लाख आँखें हैं और एक खोलता हूँ, एक बंद करता हूँ। महबूब को आँख झपकने की भी दूरी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इकबाल जो हैं, जब उन्होंने बड़े ख़यालात को अपनी ज़बान में कहना चाहा, तो उन्होंने बड़ी-बड़ी तरकीबें, यानी तरकीब कहते हैं कि पहले से मौजूद अल्फाज से नए मानी वाले अल्फाज ईजाद करना, यानी आप कह लें कि ज़बान के अंदर रहते हुए नई ज़बान ईजाद की जा सकती है। तो इकबाल ने और गालिब ने अपने बड़े ख़यालात के मुताबिक छोटी सी ज़बान में बड़े-बड़े अल्फाज ईजाद किए हैं और आज हमारी ज़बान का दामन वसी कर दिया। अगर ऐसा होता कि छोटी ज़बान में बड़े ख़यालात अदा ना हो पाते तो सब ज़बानें छोटी ही रह जाती। अच्छा, बुल्ले शाह का आपने, मुझे वो शेर याद आ गया। हमारे एक दोस्त कहते थे कि बुल्ले शाह ने तो बहुत पहले, हम पढ़ते थे आइडेंटिटी क्राइसिस जो है पाकिस्तान का, तो कहते थे कि यार ये तो आप ऐसे ही नए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बुल्ले शाह ने तो बहुत पहले इसका जिक्र किया था कि जाना मैं कौन कि ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीतां,
की जाना मैं कौन, भूलिया की जाना मैं कौन, मतलब वो जो बात थी वो आइडेंटिटी क्राइसिस का ही असल में इजहार था। तो ये आपने फ्रेजिंग नहीं कर ली है, तो बात तो वही, आइडिया तो वही था। बिल्कुल जी। मेरा ख्याल है अब सवाल तो कोई नहीं है, अब कोई। जी कुरैश साहब, जी कुरैश साहब। सर माजरत मैं फिर एक दो कमेंट्स मैंने करने थे। एक तो वो जो प्रोफेसर साहब थे ना मैथ्स वाले, राणा साहब, मेरे ख्याल वो चले गए। वो मैंने काफी देर से मैंने दबा के रखा हुआ था कमेंट ना, तो अच्छा। और उसके बाद फिर एक और बात हुई थी कि मुतालिया जो है वो कम हो गया। मैं एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहूंगा इस ग्रुप के साथ। अब आपकी मर्जी है, आप उसको चलाना चाहें या नहीं। मैं हमारी एक एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है ASCD इंटरनेशनल, तो उसके इमर्जिंग लीडर्स का भी एक ग्रुप है, फेसबुक पे भी है। वो क्या करते हैं, जब हर साल शुरू होता है ना, तो अपना एक टारगेट डिसाइड कर देते हैं कि इस साल हमारा टारगेट है जी 20 किताबें पढ़ने का, 10 किताबें पढ़ने का। ठीक है। और वो टाइम टू टाइम फोर्टनाइटली अपना जो है ना वो शेयर करते जाते हैं अपडेट। तो उसका एक फायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपने 20 किताबें पढ़ी या मैंने 5 किताबें पढ़ी, तो मैं अपना एक बुक रिव्यू देना चाहूँ तो थोड़े टाइम में हम बहुत ज्यादा कुछ एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, बजाय मैं एक पूरी बुक, मिसाल के तौर पे आपका एरिया इकोनॉमिक्स का है, मैं उसमें कुछ ग्रिप चाहूंगा, तो मैं आप अपनी एक बुक का एक रिव्यू दे देंगे मुझे, चलें जो मेरे बेसिक पॉइंट्स मेरी जिंदगी में मेरे काम आ सकते हैं मैं पिक कर लूँ। एक आइडिया है, अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा सोच सकें तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा। और दूसरा, हमारी चूंकि बचपन से ट्रेनिंग कंपटीशन की है ना, हम ही कंपटीशन में घुस जाते हैं, तो एक हेल्दी कंपटीशन ये होता है कि देखिए जो शायद साहब ज्यादा पढ़े लिखे लगेंगे, मैं बीच में जाहिल सा लगूंगा, मैं भी खुद जिद में आकर 2 किताबें पढ़ ही लूंगा ताकि मैं रिव्यू दे। पतरस बुखारी का मैबल और मैं नहीं पढ़ा मजमून। पढ़ा तो आप कंपटीशन को हल्का ले रहे हैं, कंपटीशन काम नहीं है। इस तरह से भी चलाया जा सकता है कंपटीशन। दूसरा जो मैं जी बिल्कुल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, बट मैंने एक सजेशन दिया। जी बोलिए। एक मैं छोटा सा कमेंट और करना चाहूंगा, जो राणा साहब ने इशारा किया था कि जी मैथ्स के जो है वो लैंग्वेज है और उसको हमने पढ़ाना होता है तो दूसरी लैंग्वेज। दो चीजें हैं सर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरी नाकिस राय है। मैं खुद साइंस का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता हूँ, साथ में ये बरानी यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे पास हैं एग्री इंजीनियर्स के बच्चे। और सब्जेक्ट भी मेरा वो होता है जो एक तो कोर मैथ्स है ना, एक अप्लाइड मैथ्स है। अप्लाइड मैथ्स में हमें वो कैलकुलस वेक्टर सारे पढ़ाने पड़ जाते हैं। पहले जमाने में ना हम में से बहुत सारे लोग उस्ताद हैं, हमें ऑब्वियसली हमारा ताल्लुक बच्चों के साथ होता है और हमारी जबान पे गिरफ्त होना बड़ी जरूरी है। दो चीजें हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं, एक हमारे पास वोकैबुलरी हो और दूसरा हमारे पास सही टाइम पे सही लफ्ज इस्तेमाल करके मैसेज पहुंचाना है। अब मुझे कितनी भी अच्छी मैथ आती हो पर मुझे वो बयान ही ना करनी आए तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। तो पहले तो एक तो ये होता था ना, जिस टाइम पे हम पढ़ते, मैं मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो वो एक हमारे करीब में होता था पार्क टी हाउस, तो हम वहाँ पहुंच जाते थे और वहाँ पे वसी शाह जैसे फजूल शायर से लेके डॉक्टर रियाज मजीद जैसे अच्छे शायरों तक लोग मौजूद होते थे। मुझे नहीं पता वसी आपको पसंद है कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं पसंद, बहरहाल मैं ओपनली कह देता हूँ। तो वो हम तो उसके अंदर हम ये मैं आपका जो सब्जेक्ट है ना उसके बैकग्राउंड की वजह से मैं आपके कमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी अच्छी है। मैं मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। जी शुक्रिया। से इजाजत लिए बगैर मुत्तफिक हूँ क्योंकि ये इनका सब्जेक्ट है। उसका एक फायदा मुझे शायद आज तक हुआ कि मैं तनकीदी जो मजालिस होती थी उसमें लोग अपनी गजलें लेके आते थे, अपनी नसर लेके आते थे, उसके ऊपर लोग तनकीद करते थे। हम जैसे जाहिलों को भी उर्दू अदब का कुछ थोड़ा बहुत पता लग जाता। खैर उस्तादों की मेहरबानी है, जैसे अमजद इस्लाम साहब गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे तो हम कभी छुप के उनकी क्लास में भी घुस जाते थे। मैं ये समझता हूँ कि आप साइंस पढ़ाते हो या आप लैंग्वेज पढ़ाते हो, बहरहाल आपको लैंग्वेज को भी उतनी इंपॉर्टेंस दे देनी चाहिए जो हमारे मुआशरे में शायद वो मेरिट लिस्ट की वजह से नहीं दी जाती। क्योंकि हमारे यहाँ वर्टिकल हायरार्की है ना, वो साइंस ऊपर है सबसे, उसके नीचे वो जिसका पहले इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं हुआ वो फिर चला गया BSc डबल मैथ फिजिक्स में, वहां नहीं हुआ, वो बॉटनी जूलॉजी में चला गया, वहां नहीं हुआ, वो MA इंग्लिश में घुस गया, वो नीचे घुस गया। सो हमारी हायरार्की अजीब सी है ना।
हम सारी चीजों, सारे सब्जेक्ट्स को हम इक्वली इम्पोर्टेंट समझते नहीं। सो मेरा ख्याल है कि हमारा ये जो बैरियर आता है ना साइंस टीचर्स का या हायर एजुकेशन में, वो बैरियर इस वजह से आता है क्योंकि हम कभी लैंग्वेज को हमने को खास घास नहीं डाली। तो मतलब हमें तो यूनिवर्सिटी में भी जब कोई खातून मिल जाती है और वो खुदा ना खास्ता कह देती मेरे एमए उर्दू है, तो हमारा दिल वहीं खराब हो जाता है, एमए उर्दू है तो बस छोड़ो, दफा करो। वो कोई हम ऐसी जो है ना, ये इंजीनियरिंग यूईटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट था। तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ सर, इसलिए शफीक साहब ने बड़े गौर से मेरी तरफ देखा है, मुझे लगता है मेरी तरफ ही देखा। मेरे हस्बैंड है ना, उन्होंने यूईटी से इंजीनियरिंग किया है। उन्होंने अच्छा, दैट्स गुड। नहीं सर, मैं एंजॉय कर रहा हूँ और आपकी जो ब्लंटनेस है, आई एंजॉयड इट जनाब, कमाल कर दिया आपने। उमैर साहब, ये बड़ा अप्रोप्रिएट रिस्पांस आपको मिला है आपके कॉल। हो गया। तो मेरा ख्याल है बहैसियत उस्ताद हमें आज भी अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये सिखाना चाहिए कि भाई अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये जो कभी कभी अदबी मुकाबले हो जाते हैं, इनके अंदर घुस जाया करो, जाके बैठ जाया करो, 4 लफ्ज ही समझ आ जाएंगे। सो जो दूरी है ना हमारी, वो हमने खुद क्रिएट की। हाँ, हमारे जनरेशन में जबरदस्ती हम चले भी जाते थे, बहुत सारे लोग जाते थे और वो उसके ऊपर काम भी करते थे। सो अल्टीमेटली वो बैरियर कम से कम हो जाता है। एक तीसरा आखिरी कमेंट मैं करना चाहूंगा, मैथमेटिक्स बड़ी ना एक इंटेंस लैंग्वेज है। अब हमें उसके अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाने पड़ते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन को खुदा ना खास्ता आपने अगर पढ़ाया ना जनरली, वो अगला, मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि मेरा स्टूडेंट रटा मार जाए। अब रटा मार देगा, उसको समझ आनी कोई नहीं, सारी जिंदगी वही सोचता रहेगा डिफरेंशिएशन हमने सिर्फ ना ग्रेडियंट निकालने के लिए इस्तेमाल करना था, उसके अलावा उसको जिंदगी में कोई इस्तेमाल नहीं है। जो जुबान पे अबूर है, वो उसको उस अबूर के बगैर हम डिफरेंशिएशन पढ़ा भी नहीं सकते। हम सिर्फ रट्टे लगवा सकते हैं कि 600 सवाल याद कर लो, उसी में से कोई आ जाएगा तो फिर पूरी हम रिप्रोड्यूस कर देंगे। कहने का मकसद ये है कि अगर मेरे जात के अंदर कमी मौजूद रह गई किसी टाइम पर कि मैं अदब की तरफ उतना नहीं जा सका, तो टाइम अभी गुजरा नहीं है। आप जैसे काबिल लोग मौजूद हैं, आपकी जो कंपनी है उससे बहुत कुछ मैं सीख सकता हूँ, और जो आप रेफर करेंगे उससे सीख सकते हैं। हम ये साइंस के लोगों को आप रेफर कर सकती हैं मैडम कि जी आपने जरा उर्दू के ऊपर अगर कमांड लेनी है ना, तो ये छोटी छोटी टिप्स है, ये कुछ आप देख लें जब कभी आपको टाइम मिले। नेट के ऊपर सब कुछ मौजूद है, तो हम देख लें। बाकी मेरी को बात बुरी लगी हो तो माजरत। उमर साहब, आपकी अपनी राय है, वसी शाह को जैसा चाहे आप कहें। ऐसे भी लोग हैं जो गालिब शिकन है, उन्होंने पूरी पूरी किताबें लिखी हैं कि गालिब बड़ा गलत, बड़ा बुरा शायर था, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आप सफिया, वसी शाह की एक सुपरलेटिव डिग्री भी आई थी, वो थी फरत अब्बास शाह। हाँ। उन्होंने तो धड़ाधड़ किताबें, वो सुबह को कराटे करता था और शाम को शायरी करता सर। एक सादुल्ला शाह भी था, आ रहा है सादुल्ला शाह और जा रहा है सादुल्ला शाह। सब वो उस जमाने में हम भी उसी यूनिवर्सिटी में थे, तो हमारे एक दोस्त ने पंजाबी में कमेंट किया फरत अब्बास की शायरी पे। उसने कहा कि यार फरत अब्बास शाह ते हिक दे जोर पे शायरी करन दिया। जो कराटे वाली बात आपने की है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक सवाल और है सफिया आपके लिए, लेकिन इनका नाम नहीं आ रहा। ये https//teams माइक्रोसॉफ्ट, ये अब मैं मतलब जी सवाल कीजिए और नाम बताइए अपना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम आसिफ है जी। आसिफ मेरा नाम है जी आसिफ। ये आप इस तरह से लॉगिन कैसे हुए, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। सर असल में ये बात है कि हवावे जो है ना, ये प्ले स्टोर से नहीं होती, तो मैंने वो अच्छा ठीक है, इसी तरह से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है। नहीं आ रही थी वो, मेरा प्रॉब्लम ये हो गया था, वो जैसे वो अनपढ़ सा था ना पुलिस वाला, तो वो चालान करने लगा, तो उसने कहा अपना नाम बताओ, उसने कहा मुस्तनसर हुसैन, उसने कहा छोड़ो यार आइंदा गलती ना करना। तो मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि आपका सवाल किस तरह से लूं, मतलब ये सारा पढ़ना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी सवाल कीजिए प्लीज। अच्छा सर, माशाल्लाह आप काफी ज्यादा एक्सपर्टाइज हैं और सीनियर्स भी हैं मुझसे, ठीक है। तो मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि आप लोगों से मतलब मिला मैं आप लोगों से,
क्योंकि मुझे जो लगता है हमारे दौर के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि मेरे साथ जो हम उम्र हैं, उनका तो ये है कि करियर का मतलब वो अपनी जिंदगी के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन लिटरेचर के बारे में, जुबान के बारे में या सीखने के बारे में नहीं। वो कहते हैं पैसा बनाएं, काम मतलब डिफरेंस करें। ठीक है सर। आसिफ साहब, आप क्या पढ़ रहे हैं, किस लेवल पे और कहाँ पे? सर एक्चुअली पहले मैंने एमएससी फिजिक्स की शुरू की थी, ये सिविल लाइन कॉलेज से। ठीक है। फिर मैं जॉब होगी सर, मैंने वो ड्रॉप कर दी। फिर मैंने एमए उर्दू किया। ठीक है। फिर मैंने अभी एमसीएस कर रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर है मैंने कंप्यूटर साइंस। ठीक है। जी जी। ऐसा जॉब है। ऐसा जुबान जो है देखें कि मैम कहती है कि जुबान जो उर्दू जुबान है मतलब वो के नौज़ायदा है। सही है। तो मैथ वाले कहते हैं कि जो मैथ की जुबान है वो बहुत मतलब डिफरेंट है, अप्लाइड है, उसमें हमारे रियल लाइफ में जो होती है वो है। कंप्यूटर्स वाले कहते हैं कंप्यूटर की जुबान जो है वो महदूद है, मतलब वो मिक्सचर नहीं कर सकते। ठीक है सर। लेकिन सर मैंने एक इंग्लिश की एक बुक पढ़ी थी जुबान के बारे में, एथमोलॉजी की थी वो, कि जबान का जो अल्फाज का जो ओरिजिन है ना वो कैसे बना और वो हिस्टोरिकल थ्रोड चेंज कैसे हुआ। मैं एक चैप्टर से आगे नहीं चल सका उसके आगे। तो मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि मतलब हमारे जो अल्फाज हैं उसका ओरिजिन कैसे हुआ और ओरिजिन के बाद वो थ्रेली यानी कि हिस्ट्री में चेंज कैसे हुआ। उर्दू में मैंने किसी राइटर्स की कोई ऐसी बुक नहीं पढ़ी, ना ट्रांसलेशन में पढ़ी। ठीक है। मतलब हमारे यहाँ जब उर्दू में तारीख में बताया जाता है कि जुबान के बारे में, जुबान क्या है, तो वो बताते नहीं है कि एक्चुअली जो अल्फाज है उसका मतलब कब ओरिजिन हुआ। इंग्लिश में है, ग्रीक्स में है, मतलब आप विकिपीडिया में नेट पे है या बुक्स वगैरह हैं इंग्लिश। तो सर हमारे यहाँ मतलब कोशिश होनी चाहिए थी कि जो अल्फाज जैसे भी आए थे, मतलब मैंने फारसी में शायद देखा है कि जो अल्फाज थे उसके ओरिजिन बताते थे कि ये लफ्ज है, फिर उसके बाद ये माखज है और उसकी डेरिवेशन ये है। मतलब थरोली चेंज होते गए नाम। सही है, जैसे मैम ने कहा। सही है। तो सर ये पहला मेरा सवाल है कि मतलब हमारे यहाँ इतनी ज्यादा रिसर्च जुबान पे क्यों नहीं की गई, कि क्यों नहीं बताया गया कि हमारे जुबानों का ओरिजिन कैसे आया। ठीक है, हम ये कह देते हमने वहां से लिए, ये वहां से लिए, ये लिए, लेकिन तो हमारा अपना कुछ नहीं। फिर आसिफ साहब ये अहले जुबान जवाबदेह हैं, हम तो बरी जिम्मा है। मैं भी और सिर्फ सर स्टूडेंट हूँ। ये सर मैं सिंपल सा बिल्कुल मुकर जाए सारे। ये हम जो है ये ना डॉक्टर इसरार साहब को पकड़ते हैं। सर मैं जाता हूँ, रोज जाता हूँ। यहाँ पे लिंग्विस्टिक के सीनियर लोग हैं ना, उनको उनके आगे करते हैं कि ये सवाल है आपके लिए, तो आप इसको जवाब दीजिए। अभी अभी डॉक्टर इसार मेरा ख्याल है उन्होंने ज्वाइन किया। जी डॉक्टर साहब। एक थोड़ा सा मुझे टिप चाहिए थी सर। जी जी मुकम्मल कीजिए। सर मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ, रोज जाता हूँ सर। मुझसे ना 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जाता किसी भी टॉपिक, किसी बुक पे। तो बाकी लड़के मत 2-3 लड़के जाते हैं, ज्यादातर नहीं जाते। वो ज्यादातर करंट अफेयर की बातें करते हैं या डिफरेंट नॉलेज, जनरल नॉलेज। तो वहाँ पे किताबें हजारों पढ़ी हैं सर। तो सर अच्छी बुक्स कैसे पढ़ी जा सकती है या बुक्स को थ्रोली कैसे पढ़ा जा सकता है, ये टिप्स मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर अभी रियल लाइफ माशाल्लाह आपको मिल गए। ये सवाल आसिफ साहब ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। जी जी। ये हमारे साथ हुमैरा है, मेरा ख्याल है उनको जवाब देना चाहिए, वो बहुत किताबें पढ़ती हैं। हुमैरा आप हैं? और आप लोगों ने भी काफी पढ़ी होंगी सर, कम से कम 2-3 तो पढ़ी होंगी। असल में मैं मेजबान की हैसियत से ये चाहता हूँ कि बाकी जो पार्टिसिपेंट हैं वो ज्यादा गुफ्तगू करें। जी सर। मैं कुछ किताबें पढ़ी है मैंने, 1-2। जी हुमैरा आप हैं? जी जी बिल्कुल, बात करूं मैं? जी जी, ये इनका सवाल आपने सुन लिया? जी हाँ, मैंने सुना है। मैंने पहले हैंड भी अपना रेज किया हुआ था, क्योंकि ये उमैर साहब थे, कोई उनका एक कमेंट था। हमारा पहले मैं जी जी, चाहूंगा वो इससे रिलेटेड था। एग्जैक्टली, वो इसी से हमारा एक मिनट आप पहले ना, बिल्कुल मैंने आपका हैंड रेज भी देखा है। ये सवाल मुझे लगा है आपसे मुतलका है बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा है कि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं किसी किताब पे 10-15 मिनट से ज्यादा जो है तवज्जो नहीं दे पाता,
तो मुझे बताइए कि क्या तरीका है कि मैं किताब को पढ़ सकूं। तो आप चूंकि बहुत अच्छी रीडर हैं, इसलिए मैंने आपकी तरफ ये सवाल जो है वो कर दिया कि आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिए। पहले आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर आप अपना बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो वो उनकी बात थी वो इनकी ही बात है। उन्होंने हमें जब हम बुक पढ़ते हैं ना, तो ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि हम नॉलेज सीख करने के लिए रख रहे हैं। आप एक टास्क बना लेते हो उसको, टास्क मुश्किल होता है करना। इसको हमने जो अपना एक कल्चर डेवलप करना है, जो इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है रीडिंग फॉर प्लेजर। आप इंजॉय करने के लिए पढ़ो। इनके लिए टिप ये है कि शुरू में कोई नॉवल पढ़ें तो अच्छा है। उसका रीज़न ये है कि नॉवल में 1 चैप्टर या 2 चैप्टर के बाद आप जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहीं न कहीं आप खुद बन जाते हो। फिर आपके अंदर ना एक क्यूरियोसिटी ट्रिगर हो जाएगी कि अब आगे क्या हुआ उसकी लाइफ के साथ, वो फिर आपको जोड़ लेता है। बाकी जो नॉन फिक्शन बुक्स है ना, उनके साथ अगर आप रीडर नहीं है तो इतना आसान नहीं होता आपसे। आप बोर हो जाते हो, आप रख देते हो, जैसे ये कह रहे हैं। इवन रीडर्स भी अगर दरमियान में छोड़ दे तो वो ब्लॉकेज आ जाता है। आप ऐसी बुक चूज करें जो कोई कहानी हो, जो आपको मजा आए, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, नो मैटर चाहे वो चाइल्डिश हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर स्टोरी हो। क्योंकि मेरा अपना ये है कि स्टोरी में क्यूरियोसिटी हो जाती है कि आखिर हुआ क्या। और जुबान भी वो रखें जो आप आसानी से पढ़ सकते हो, चाहे वो उर्दू है या इंग्लिश है। क्योंकि आप स्ट्रगल करोगे अगर लैंग्वेज के साथ, उसको समझने में आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। मतलब अगर आपको उर्दू अच्छी नहीं आती और बुक जो है वो सख्त वाली उर्दू में है, आप बोर हो जाओगे। इंग्लिश अगर सख्त वाली इंग्लिश में है या आप सही उसको समझ नहीं सकते, तो आप बोर हो जाओगे। तो कोई ना कोई कहानी उठाओ, और फिर जब आप उस पे, और एक मैं आपको ये बात बताऊं, कोई भी बुक हो, बहुत कम ऐसी कोई बुक होती है कि पहले पेज से वो आपको अपने साथ इन्वॉल्व कर ले। थोड़ा टाइम लगता है, कुछ पेजेस लगते हैं और कुछ बुक्स में कुछ चैप्टर्स लगते हैं। मुझे खुद, हालांकि एलिफ शफक मेरी फेवरेट राइटर है, मगर कुछ चैप्टर्स लगते हैं मुझे कनेक्ट बुक के साथ। तो ये छोड़ देना नहीं। आप समझो कि आप ना कुछ इंजॉय कर रहे हो, आप कुछ प्लेजर सीख कर रहे हो, उसमें टास्क ना बनाएं, अपने ऊपर जबरदस्ती ना करें। आप जिस चीज में भी अपने ऊपर जबरदस्ती करेंगे, तो इंसान की जो अपनी सेल्फ होती है ना, फिर वो उसको उसके खिलाफ रेजिस्ट करती है। क्या आपको समझ आई मेरी बात? मुझे तो समझ आ तुम्हें लगी है, लेकिन वो मैम मसला ये है कि ना असल में मतलब है कि आप कह रहे हैं कि आसान से आसान बुक को पहले सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो हमारे हदीब हैं, जैसे मुमताज मुफ्ती ले लें, तो उसकी इतनी ज्यादा बुक्स हैं, इतनी डिटेल में है, तो उनको पढ़ने के लिए फिर और किसी को पढ़ने, शाबनामा जैसे उन्होंने लिखा था, फिर वो और अदीब से, या पोर्ट्रीज का हम ले लें, हमने नदीम कासमी के साहब को ले लें, मिर्जा गालिब तो हम मिर्जा गालिब को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। मिर्जा गालिब पे नकाद है बहुत, मैम को बड़ा ग्रिप है मिर्जा गालिब पे, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हम किसी के बारे में पढ़ने के लिए हमें मतलब जो है वो टोटली कैसे पता चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मुमताज मुफ्ती के टोटली मतलब नहीं पता कि वो मतलब इतनी बुक्स लिख चुका है, तो मैं एक को ही पढ़ूंगा तो फिर मुझे लगता है मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। बाकी कैसे पढ़ सकूंगा, ये थोड़ा बताया कि तेजी से कैसे पढ़ूं। आसिफ साहब हौसला रखें, आपने अभी तक यही डिस्कवर किया कि आपको पसंद क्या है। आप ये पहले कुछ किताबें पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा आपको फिक्शन पसंद है, अफसाना पसंद है, क्या पसंद है। और अगर ये पसंद नहीं है तो कुछ ऑडियो बुक सुन लें, वो भी पसंद नहीं है तो कोई फिल्म देख लें। सफिया, नहीं मैं तो देखता हूँ। आसिफ साहब एक मिनट एक जुमला कहने दीजिए। आपका जो वो सोच जिस तरह से आप रहे हैं ना, वो हमारे एक दोस्त का प्रॉब्लम था। वो हिस्ट्री के स्कॉलर थे, बड़े अच्छे स्कॉलर थे वैसे, लेकिन वो अक्सर उनको वो बहुत कुछ पढ़ना चाहते थे। तो वो कहते थे यार मुझे समझ नहीं आती कि ये लोग इतनी अच्छी अच्छी किताबें कैसे लिख लेते हैं, हमसे तो पढ़ी नहीं जाती। अब ये जो डायलेमा है ना, इसका कोई आसान हल नहीं है, ये आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा आसिफ साहब। तो शफीक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। जी शफीक साहब फरमाइए।
सर ये जो बात है ना इल्म के हवाले से, किताबों के हवाले से, ख़ास तौर पे अदब के हवाले से, तो अब उसमें मुख्तलिफ लेवल हैं। मेरे घर पे पाकिस्तान में मेरी कबर्ड में कुछ किताबें पड़ी हुई थी, तो मेरी एक भाभी हैं, FA उन्होंने किया हुआ है माशाल्लाह से, तो उन्होंने किताबें हमें देख रही थी, तो देखते देखते उनकी नज़र पड़ी राजा गिद्ध पे, और उन्होंने जनाब पहले तो कभी किताबें पढ़ी नहीं थी, अब उन्होंने राजा गिद्ध उठा ली, बस थोड़ी सी पढ़ी, उसके बाद उन्होंने जनाब मशहूर कर दिया खानदान में कि शफीक भाई तो जो है ना वो ऐसी ऐसी गंदी किताबें पढ़ते हैं। अब शफीक साहब ऐसी गंदी किताबें आपने सरेआम क्यों रखी हुई थी? अब सवाल ये है कि भाई एक लेवल है जो ग्रेजुअली ऊपर जाता है, तो मेरा मशवरा ये है कि सर आप इससे पहले कि मुमताज़ मुफ्ती जो है ना उसकी वो पढ़ें लब्बैक, उससे पहले आप जो बाबा इशफाक अहमद है ना उसकी जाविया पढ़ना शुरू कर दें, और गारंटीड है कि अगर आप जाविया पढ़ेंगे तो आपको उसमें मज़ा भी आएगा, और आपको शुरू में उसकी बिल्कुल जो सादा सी बातें हैं किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो पहले वही बात है कि जी सादा से छोटी किताबों से शुरू करें। चाहें अगर आपका दिल चाहे तो मशवरा तो बड़ा बुरा सा है, लेकिन इमरान सीरीज की बहुत सारी चीजें पढ़ी होती हैं, एक दो वो पढ़ लें आसान शुरू करने के लिए। उससे ये होगा कि आपका जो है ना बैठ के किताब पढ़ने का एक वो डेवलप हो जाएगा। नसीम हिजाजी पढ़ने से बेहतर है कि आप वो पढ़ लें। अच्छा, इशफाक अहमद की जो कुछ किताबें हैं खासतौर पे जाविया वो पढ़ें, बाकी उसके जो शॉर्ट ड्रामे अफसाने हैं उसकी तरफ अभी ना जाएं, ठीक है। उसके बाद एक साहब हैं रहीम गुल, उनके नावल हर जगह पे पढ़े होते हैं। उसके बाद कोशिश करें अगर इशफाक अहमद की कुछ बातें समझ में आनी शुरू हो जाएं तो उनको देखना शुरू कर दें, और उसके बाद जब 2-3 साल हो जाएं किताबें पढ़ते हुए तो फिर आप मुमताज़ मुफ्ती को देख लें, उसकी बातें जो है ना वो शायद उसमें बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो स्टेजेस हैं इनके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, और जो आपका इंटरेस्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको मज़ा किस किस्म की किताबों में आता है। जब ये आ जाए उसके बाद फिर जिस किस्म की भी आप चाहें इमरानियात पे, नफ्सियात पे, जो भी उर्दू तर्जमे या उस हवाले से चीज़ें, या कोई नावल जो हैं दुनिया के, अगर लाइब्रेरी अच्छी है तो उसमें शायद आपको वॉर एंड पीस की ट्रांसलेशन मिल जाएगी। इस किस्म की जो किताबें हैं फिर वो पढ़ें, उनमें लोग क्योंकि एक कहानी होती है तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो मशवरा यह है कि शुरू से स्टेप बाय स्टेप जाएं। अगर आप शुरू में लब्बैक पढ़ेंगे तो हो सकता है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपको पहले किस किस्म की चीज़ें पढ़ी हैं तो हो सकता है कि आप को फीडबैक भी कुछ उस किस्म की मिले वहाँ से। तो ज़रा आप कंट्रोवर्शियल चीज़ों से अभी बचें और सादा सादा चीज़ें पढ़ लें, ये मेरा मशवरा। ठीक है, थैंक यू। 9th में ना राजा गिद्ध बढ़ा दी गई थी स्कूल में। आसिफ साहब, कुछ और दोस्त हैं जो बात करना चाहते हैं, प्लीज जरा उनसे भी सुन लें। डॉक्टर इरफान साहब काफी देर से हैंड रेज कर रहे हैं, और आमना अनवर हैं हमारे साथ। आमना अनवर भी अच्छी रीडर हैं, बहुत किताबें पढ़ती हैं। मैं आमना से भी चाहूंगा कि वो भी इसी सब्जेक्ट पे कोई कमेंट करें, क्योंकि हम भी अपना जो फोरम है पैरेलल लर्निंग स्पेस उसमें भी कोशिश कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं कि वो उन्होंने एक बनाया है रीडिंग क्लब जो है पैरेलल लर्निंग स्पेस का, उसमें भी कुछ हम 1-2 एक्टिविटीज़ हम कर चुके हैं और अभी भी चल रहा है सिलसिला। तो इस मौजू पे जितनी जो यूजफुल गुफ्तगू हो वो अच्छी है। डॉक्टर साहब पहले आप बात कीजिए, फिर आमना से हम पूछते हैं। इरफान साहब। मैं शफीक साहब, जी थैंक यू वेरी मच। मैं शफीक साहब से पूछना चाह रहा था, मुझे लग रहा था शफीक साहब आप डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस से तो नहीं पढ़े हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर नवीद मलिक के? जी मैं वही बंदा हूँ जी। अच्छा, वो आप तलहा, वहीद और नबील के क्लास फेलो है मेरा ख्याल है। नहीं, नबील और नबील मेरा जूनियर है। अच्छा जी। तो आप फिर काशिफ के, तो मैं आप नबील का जूनियर था वहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में। पीजीडी मैं बेसिकली फिजिक्स में मास्टर्स करके आया था उधर से, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। जी तो माशाल्लाह।
तो मैं जी, मैं नदीम काशिफ का का क्लासमेट हूँ। आप काशिफ के क्लास फेलो हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। और इमरान इमरान जाहिद, अमीन इमरान अहमद, जाहिद। जी तो ये सारे मेरे। जी तो मैं उस वक्त फिर पीजीडी कंप्यूटर साइंस किया आपके ही डिपार्टमेंट से, और बिकॉज उस वक्त 2 डिग्रियां नहीं कर सकते थे, इस वजह से फिर मैंने कंप्यूटर साइंस के अंदर पूरी एमएससी नहीं की। तो गुड टू सी यू हियर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। एब्सोल्युटली, मतलब बहुत मजा आया कि जी ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट था उसके लोग बड़े थोड़े से थे इस हवाले से कि 20-25 की क्लास हुआ करती थी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट में एक वक्त में कोई 100 के करीब स्टूडेंट्स हुआ करते थे, हर बंदा एक दूसरे बंदे को नाम से जानता था, तो बिल्कुल एक छोटा सी कम्युनिटी थी। उसके बाद तो फिर अब जाहिर है फिर बन गया PUCIT और फिर बहुत लेकिन इट्स नाइस टू सी। जी मैंने उस जमाने में वो चिप्स के ऊपर एक मजमून लिखा था, कुछ मजाक बनाया था उसका। जी अगर आपको याद। अच्छा, थैंक यू वेरी मच जी, बस यही मुझे कहना। डॉक्टर साहब, यहाँ पे कुछ दोस्त तो हैं जिन्होंने आपकी नज़म सुनी हुई है, उनमें मैं भी शामिल हूँ। जी और कुछ वो हैं जिन्होंने नहीं सुनी, तो मैं चाहता हूँ कि हम इसका इख्तिताम जो है वो आपकी नज़म के साथ करें, दायरे वाली नज़म के साथ। अच्छा, वो दायरे वाली नज़म जो है वो, क्योंकि आपने एक ही नज़म सुनी है इस वजह से बार बार आप वही सुनते हैं। तो आप अगर कोई उसके अलावा सुनाना चाहें तो बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ना छोटा सा कमेंट मैं आमना से लेना चाहता हूँ, क्योंकि आमना बड़ी अच्छी रीडर है। आमना, आप हैं हमारे साथ? अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करती हूँ, उसके बाद फिर हम शायरी सुन लेंगे। वो ये कि अभी उमैर साहब ने जिक्र किया था कि हम किताबें पढ़ें और उनके तबसरे शेयर करें। वो कि ये बड़ी दिलचस्प बात है, लेकिन ये उन किताबों के लिए हो सकती है जो मौज़ूआती हों, यानी आप उस किताब का तबसरा करें, उसका नॉलेज शेयर करें कि इसमें ये है, कोई नफ्सियात की किताब हो या एजुकेशन की। लेकिन अदब का दरअसल मकसद है प्लेयर, बेसिकली तफरीह के लिए होता है, तो वो किताब पढ़ना ही उसका हल है। दूसरी बात यह है कि दुनिया में ऐसे मसाइल मौजूद हैं और इसके हल भी बाज़ लोगों ने निकाले हैं। एक हल तो ये निकाला है कि कुछ लोग होते हैं जो अपनी एक अलमारी जो उन्होंने पढ़ी होती हैं किताबें, उसके सामने बैठ जाते हैं, लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये किताब आपने पढ़ी है, इसके बारे में बताएं। फिर उनका अंदाज़े बयान है, जाहिर है वो माहिर है, वो फिर अपनी महारत से उस किताब के बारे में जो उन्होंने पढ़ा है दिलचस्पी से वो लोगों को सुनाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा कामयाबी से हो रहा है, क्योंकि अब हम रीडिंग की तरफ वाकई काफ़ी कम जाते हैं और हमारे पास वक्त भी कम होता है, और ये काम भी काफ़ी मुश्किल है किताब को उठाना, हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारा सामान होता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। सफिया, कल मैंने सामान उठाना है, तो आज मैं और बाबर साहब बात कर रहे थे कि यार सबसे कीमती सामान जो है, मैंने कहा वो तो किताबें ही हैं और उसके चोरी होने का कोई चांस नहीं है। सही बात। जिन्होंने पैक करना उठाना है उनके लिए कोई इसमें वो कीमती चीज़ नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल महफूज हैं इस मामले में, किसका कोई खदशा नहीं है। तो बहरहाल इरफान साहब, नज़म आप सुनाइए, फिर कोई और सुना दीजिए। और अगर नहीं आप यही सुना, मेरा ख्याल है यही मुनासिब है, आपकी चॉइस ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये मुआशरती पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाकी फिर अगर यही सुना देता हूँ। जी मेरे लिए तो खैर अगर आप बदल लें तो मैं तो कोई मसला नहीं है, तो और भी सुना सकते हैं। 2 सुना दें आप, अगर आप कैमरा ऑन कर लें इरफान साहब, पॉसिबल है? सर मैं तो इस वक्त बिस्तर में बैठा हुआ हूँ सर्दी में तो इस वजह से अगर आप कैमरा कहेंगे ऑन करना तो कर भी लूंगा, लेकिन कोई ज्यादा शफीक साहब का फरमाना ये है कि यार इसके बारे में कॉशियस नहीं होना चाहिए, जैसे भी हो उसको कैमरा ऑन कर लें ताकि नजर आए और गुफ्तगू जो है वो अच्छी हो सके। दूसरा, आप शुक्र अदा करें कि आप खातून नहीं है और आपको लिपस्टिक नहीं लगानी पड़ती हमेशा। जी अच्छा, तो एक सेकंड जरा, मैं फिर कैमरा देखता हूँ कि ऑन करने। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा ठीक है जी सर। अच्छा, मैं जरा ये नोट्स में से खोलता हूँ, तो
दो आपने चीजें कही हैं। एक नज्म है वस्ल और हिज्र एक जान हुए, ओढ़ कर फिर तेरा सरापा आज मेरी तन्हाई मुस्कुराती रही, तेरी नजरों की रोशनी जैसे मेरी आंखों में जगमगाती रही, एक एक करके हर दरीचाए जां रूबरू जलवा गाहे यार खुला, और मिशकान शौक का बाजार हर दरीचे के आर पार खुला, बंद कमरे के खाली कोने में रफ्ता लम्हों से ताजा फूल खिले, एक एक करके हर दरीचाए जां रूबरू जलवा गाहे यार खुला, और मिशकान शौक का बाजार हर दरीचे के आर पार खुला, बंद कमरे के खाली कोने में रफ्ता लम्हों से ताजा फूल खिले, तिश्नाए दीद थे जो मुद्दत से वस्ल और हिज्र एक जान हुए। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। अब सर आपकी जी ये फैज वाला स्टाइल लगता है। जी सर। शायद फैज का स्टाइल आ रहा हो, क्योंकि उस जमाने में शायद ज्यादा फैज पड़ा हो। तो दूसरी ये जो फरमाइश है नज्म की वो है दायरे के मुसाफिर। दायरे समाज के इंतखाब आपका, मुख्तलिफ मुहीत के दायरे हैं दस्तयाब, आपको क्या चाहिए देखिए भालिए, अपना वक्त लीजिए इंतखाब कीजिए, पर ये जहन में रहे दायरे को तोड़ना है मगर यहाँ मना। जिंदगी के सफर में एक वक्त में हमेशा एक दायरा चुने, हाँ मगर बाद में जो आपका दिल करे तो दायरा बदल लीजिए, पर दायरे को तोड़ना होगा फिर भी मना। दायरों के सफर में छोटे दायरों के लोग जोम में है मुब्तला एक कुर्बे खास के, मरकजों से कुर्ब पे तय हुई हैं सारी इनकी जिंदगी की वुसअतें। वाह वाह। मरकजों से कुर्ब पे तय हुई हैं सारी इनकी जिंदगी की वुसअतें। इनकी नजर में सभी जो मरकजों से दूर हैं वो फितना व फुतूर हैं, वजह सद कुसूर हैं। ये दोबारा पढ़िएगा। इनकी नजर में सभी जो मरकजों से दूर हैं वो फितना व फुतूर हैं, वजह सद कुसूर। इन्हीं के ऐन बरक्स किसी कदर वसी है जिनकी जीस्त का सफर, यानी जिनके दायरे निस्बतन हैं कुछ बड़े, वो समझते हैं कि वो ही साहिब तरीर है, छोटे दायरे में सब कमतर व हकीर है, लकीर के फकीर है। क्या बात क्या बात क्या बात। इन्हीं के ऐन बरक्स, अच्छा कहा आपने, दायरों के दरमियान। इन्हीं के ऐन बरक्स किसी कदर वसी है जिनकी जीस्त का सफर, यानी जिनके दायरे निस्बतन हैं कुछ बड़े, वो समझते हैं कि वो ही साहिब तरीर हैं, छोटे दायरे में सब कमतर व हकीर हैं, लकीर के फकीर हैं। ये तजाद राय ही समाज की असास है, गर्चे इस तजाद में है एक कदर मुश्तरिक, जिस पे सभी दायरों में इत्तफाक राय है। दायरों को तोड़ना मुस्तकीम राह पे आगे बढ़ के सोचना सख्ती से है ये मना। बात तो दुरुस्त है, जाहिर सी बात है, इस समाज का निजाम दायरों के दम पे है, हर पर हकीकत निहा कहती है कुछ और है। दायरों को तोड़ के राह मुस्तकीम पे चलने का कोई वजूद खदशा है, गुमान है। दरअसल जो राह नौ सीधी राह दिखती है पहले से बने हुए दायरों को चुभती है, आप खुद है दायरा। पर हकीकत निहा कहती है कुछ और है, दायरों को तोड़ के राह मुस्तकीम पे चलने का कोई वजूद खदशा है, गुमान है। दरअसल जो राह नौ सीधी राह दिखती है पहले से बने हुए दायरों को चुभती है, आप खुद है दायरा एक बड़े मुहीत का। हर एक दायरा नया हद है, हिसार है, जिससे पहले दायरों की रूह बेकरार है, दर्द व इस्तरार है, इस समाज के लिए राहे इंतशार है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा शाहिद साहब,
शायद साहब ये इससे पहले आप बंद करें ना, मेरी एक रूह के अंदर भी एक शायरी मौजूद थी किसी जमाने में, जमाना जालियत में। जी तो उसके कुछ 4 शेर मुझे याद आ गए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेश करूं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरी और बहुत शदीद माजरत, क्योंकि मैं ना बहुत अदना तालिब इल्म हूं, उर्दू अदब का, यहाँ बड़े बड़े लोग बैठे, तो कुछ 4 शेर थे सर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अर्ज किया है जी कि इस मैकदे में भी कोई रंगीन छलकता जाम हो, साकी जहां खामोश हो, सागर जहां बेदाम हो, तेरे गमों की बारिशें मेरे मकां के नाम हो, तेरे गमों की बारिशें मेरे मकां के नाम हो, दीवानगी के शहर में चर्चा मेरा भी आम हो, और शायद तेरा भी जिक्र हो इस शान से तारीख में, शायद तेरा भी जिक्र हो इस शान से तारीख में, मूसा मेरा हम नाम हो, फिरौन तेरा हम नाम हो। वाह 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 बहुत खूब। और आखिरी शेर है, कुछ भी नहीं मेरे खुदा, इतनी तमन्ना है मेरी, कुछ भी नहीं मेरे खुदा, इतनी तमन्ना है मेरी, सागर सदा हो हाथ में और दुख से भरी एक शाम हो। वाह ये आपका अपना कलाम लग रहा है। ये मेरा अपना जाती जी। ये कॉपीराइट सारे ये तो फिरौन कह क्या बात है। वो फिजिक्स वालों में शायरी की रूह होती है, फिजिक्स और मैथ वालों में होती है। मैंने क्वांटम फिजिक्स एक दफा एक्सप्लेन करनी थी, और मैंने अशफाक अहमद का जो वो ड्रामा है बड़ा मशहूर, मन चलेगा सौदा, जी, मन चलेगा सौदा, उसका एक क्लिप मैं बाकायदा अपनी क्वांटम फिजिक्स की क्लास में दिखाया करता हूँ, या मैं उसे शेयर किया करता हूँ। जब मोहिद मकाम तौहीद पे पहुंचता है तो ना मोहिद रहता है ना तौहीद रहता है, तो बड़ा खूबसूरत है, तो बहुत खूबसूरत है। बेशक। आप एक पुरानी फिल्म है देवानंद की गाइड, जो कि एक नॉवल पे बनी हुई है, तो उसमें वहदतुल वजूद के हवाले से जो हिंदुइज्म के, खैर वो काफी सारी चीजें मिलती जुलती हैं। उसमें आप देखिए कि आखिर में जो है वो खुदा और इंसान जो है वो किस तरीके से आपस में मिल जाते हैं। तो उसका आखिरी सीन देखिएगा, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, गाइड का आखिरी सीन, वो भी क्वांटम मैकेनिक्स से आपको रेलेवेंट लगेगा। थैंक यू। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज शिरकत की पहली दफा मुकालमा में, तो आपको पता कैसे चला था इसका? बस मुझे पता चल गया फेसबुक से। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, इसका मतलब है कि आइंदा भी आप हमारे साथ जो है वो जब भी फुर्सत होगी आप शरीक हुआ करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। या अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं, लेकिन आज उनकी जो है ना बेमिसाल गुफ्तगू महसूस वो नहीं सुनने को मतलब नहीं, तो मैं बड़ी तशनगी महसूस कर रहा हूँ। अगला सेशन कुद्दूस साहब का है, इसलिए उन्होंने इख्तिलाफ महसूस ही नहीं किया। सफिया जी, मेरा ख्याल है बाजमात कुद्दूस साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगला सेशन जो है उसमें वो गुफ्तगू करें। हाँ, कुद्दूस साहब जो ट्रांसलेशन की आप बात कर रही थी ना, उस पे मेरा ख्याल है कुद्दूस साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, उन्होंने ट्रांसलेशन का रिसेंटली अच्छा काम किया है। अच्छा, हाँ जी, कुद्दूस साहब आप हैं? जी सर फरमाइए, और मुझे थोड़ी सी इजाजत दीजिए, मैंने कोई और सामान इकट्ठा करना है, कल मैंने हिजरत करनी है यहाँ से, तो आप जारी कर सकते हैं। जी मैं आपके करीब आ रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ कुरैश साहब के, आपके, मुझे भी बड़ी खुशी, और खालिद पिया हम कहते हैं उनको, और कुछ दोस्तों के रास्ते में आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। कल की तकलीफ है, उसके बाद हम इंतजार कर रहे हैं, सर कर रहे हैं, आइए आपकी रोशनी से जगमगा उठेगा। सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको देखता हूं कि मैं आपका ट्रैवलिंग का खर्चा बच जाएगा जो आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है ना।
तो बल्कि कल मैं अनाउंसमेंट प्री मैच्योर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम सेटल हो जाएं और नेक्स्ट हमारी जो मुलाकात है वो सब दोस्त अगर दावत कबूल करें तो वो हमारे घर पे तशरीफ लाएं। तो आपने मुंह की बात छीन ली सर। जी सर, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हाउस वार्मिंग पार्टी तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुलाकात उस घर पे करते हैं इंशाल्लाह। 4 दिसंबर को फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ जो मुलाकात है हमारी, और वो एजेंडा लेस मीटिंग होती है। एजेंडा वहीं पे जो भी गुफ्तगू चलेगी वो चल जाएगी। तो ठीक है, मुलाकात इंशाल्लाह वहां पे ही उसको कोशिश करते हैं कि हम कर सकें, तब तक हम सेटल हो जाए इंशाल्लाह। तो मेरी तरफ से इजाजत दीजिएगा सर। और बाकी आप बिल्कुल जारी रखिए जब तक चलेगा। फैज मेला होता था तो उसमें लिखा होता था कि जब तक चलेगा, तो आप इसको जब तक चला सकते हैं आप चलाइए। मैं सफिया का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुझे बड़ा मजा आया सफिया की गुफ्तगू का। और इरफान साहब की ये नज़र मुझे बहुत पसंद है। मैं काफी इसको अब मैंने नोटिस करना शुरू किया चीजों को, अगरचे ये मतलब पहले भी हम बिल्कुल ये थीम जो है उसको समझते हैं, लेकिन कल ही मैंने किसी को रेफरेंस दिया आपकी नज़म का, वहीं बैठे हुए कल जो सेशन था रिसर्चर कैफे का, मैंने कहा वो इरफान साहब वाली बात है कि वो दायरा थोड़ा सा हमारा मुख्तलिफ है, इसलिए हम अपने आप को बड़े वो समझ रहे हैं कि हम उनसे कोई अरफा मुकाम पे हैं। तो इतनी सी बात है, तो वो एक रेफरेंस बन गया गुफ्तगू का। अच्छा, तो इरफान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मुझे खास तौर पे बड़ा मजे का लगेगा कि आखिरी जो सेशन था इस घर में, ये बड़ा एंजॉयबल सेशन था। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।